Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start the session with a recitation of the Holy Quran. So आज day 6 आपका है. So for recitation I would like to request Mr. Hafiz Samiullah. Kindly unmute करें mic को. अस्सलाम वालेकुम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. जी इसके बाद आई रिक्वेस्ट फनाद मिस्टर अब्दुल कादिर. जी अब्दुल कादिर. वालेकुम सलाम. जी प्लीज. जी जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद नाम खुदा बुलंद है, नाम नबी बुलंद है, नाम खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, सबको सलाम करता हूँ लेकिन मुस्तफ़ा के बाद. सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. कादर आवाज न पे होचे. वालेकुम कादिर बा आवाज पर पे करम है कादिर भाई आवाज नहीं आ रही. का हम पर आई थिंक नेटवर्क इशू है. अपनी औकात अच्छा. चलें कादर भाई, थैंक यू. आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी. मे बी देयर इज़ अ नेटवर्क इशू और समथिंग एल्स.
सो थैंक यू सो मच, माशाल्लाह जी। तो आज हम आगे आज की जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट द टीचिंग मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज। तो इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं जो आपके मैनुअल में भी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि ताकि वो आपको बैकग्राउंड में नॉलेज दे सकूं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो नेक्स्ट डेज आएंगे इसमें हम जनरल टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, ना ये आपके पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के हवाले से होगी। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं, वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। अब जो कल 7th डे पे जो आपको लेसन प्लानिंग वगैरह करनी है, आगे जितने भी डेज आ रहे हैं, तो इनमें हमने कोशिश की है कि आपको असेसमेंट टेक्निक्स पे भी ऑलमोस्ट कवर करवाई हैं, असेसमेंट के जितने भी टाइप्स वगैरह हैं वो चीज़ भी। इसके अलावा अब आज जो है वो मेथड्स के बारे में और मेथडोलॉजीज़ जो हैं उसकी देखेंगे। प्लस में मैंने इसके अंदर असेसमेंट टेक्निक्स भी जो स्ट्रेटजीज़ जो वेरियस हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इन टर्म्स ऑफ लेसन प्लानिंग जब आप लोग लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो वो अब इनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टीचिंग मेथड्स बीइंग अ टीचर हम किस तरह कौन से टीचर्स हैं जो जनरली यूज़ होते हैं और इनका प्रोसेस कैसे होगा कि हाउ वी कैन अप्लाई दीज मेथड्स। तो उसको हम मेथडोलॉजी ही कहते हैं। तो उनकी मेथडोलॉजी भी देखेंगे कि हम लोग जो है ये मेथड जो है कोई भी, तो हम इसको प्रॉपरली किस तरह और किस टाइम पे और किस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे जनरली मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे मैनुअल्स में भी आपके होंगे। जो आज के डे के आउटकम्स होंगे वो मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ। डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग मेथड्स, टैकलिंग एंड क्लासरूम ऑफ द क्लासरूम, इसको हम डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंट द टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इन द क्लासरूम, demonstrative communication skills and identify the communication barriers। उसके बाद describe the play based learning for physical, social and mental health in the school। Then we have to also explain the concept of malnutrition and its impact on the individuals। तो ये आज के डे के टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे आपके लिए और काफ़ी जो है वो, क्योंकि ये इतने सारे हेवी टॉपिक्स हैं तो सब कोशिश करते हैं कि जितने भी नटशेल में वो आपसे डिस्कस कर सकें तो वो करेंगे मास्टर ट्रेनर्स भी। ठीक है, तो आज के डे का भी स्टार्ट भी हम इसी फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ ऑल अबाउट दी टीचिंग मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज़ के बारे में। आज मेरे जो सेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग मेथड एंड मेथडोलॉजी के बीच में अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, हाउ टू यूज़ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इन डिफरेंट सिचुएशन इफेक्टिवली, के जो जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उनको हम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन अटेनमेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर डिफरेंट मेथड्स, तो क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, क्या वेज होंगे, प्रोसेस होगा, ताकि हम इन मेथड्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। ये कोशिश करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकें। फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीवियस डे आज जी वालेकुम सलाम जी सर ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे रख लो जी प्लीज। जी रखे छो अजदा चलें जी। इसमें रिफ्लेक्शन के लिए मैंने कल भी नाम आपको बताए थे, रैंडम सीपीज विल बी आस्क्ड टू प्रेजेंट ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें आप माइक्स वगैरह म्यूट कर लें एंड यू विल राइट द की रिफ्लेक्शन। जी जी सर हे मूंखे क्लियर कजो कुछ जेके आहिनि हैंडआउट 5.3 ये लास्ट में कंदासीं हींअर अॼु आख़िर में जेके सेशन अॼु हुई बि घणो टाइम आहे उहो करे था डिस्कस 12 ताईं मां तव्हां सां गॾु आहियां। ठीकु आहे, रुकेस मां कंदुसि ख़ालिद इसहाक 04 जी। खालिद कल के डे की रिफ्लेक्शंस जो हैं वो आप पढ़ें। सद्दाम हुसैन जी जी वालेकुम सलाम।
So Saddam 1 4. जी सदाम. Yes, sir. So yesterday's reflection. Yes, sir. Sir, our sir every day is going fruitful and full. Lot of things we are learning. So yesterday I learned some components for making test question papers. For example, SLOs. Sir, we used to write down the SLOs for only topic or in a lesson plan. But in this session, I learned that what question I'm going to write down. So I selected the SLO that in this question, what will be the SLO after the end of the session, yeah, after teaching the class, student will be able, yeah, can tell describe for us. So it was a new thing for me that I should apply in the future. So we learned Bloom's taxonomy. In it is that cognitive which we said do not apply on the students. We used to take as our own method. I learned that we have to recognize the students' mind approach. Is student weak or in a high level? And if we are going to make the test, design the test, we have to keep some few points in our mind that we can take test for lower level, low level student, high level student. सही. All good for me, and it is from my side and all few from other. ओके गुड. जबरदस्त. थैंक यू. जी यहाँ पे है जेमी 101. हु इज जेमी? जी जेमी. जी वालेकुम सलाम. जी प्लीज. Jamie 101. जी. It's all some lectures were very good, wonderful. I learned a lot, such more useful and informative knowledge I gained. During it, can't say there be one day is good, then the other all day was good, but yesterday was very informative and useful. Is interesting day for me. As I gained a lot, and I learned interesting topic. We learned is ERQ extended response questions from Sir Nisar Diary. Extended response question for long or detailed question described to detail as anatomy of MCQs like stimulus, CNC and illustrator. And the other are CRQ, means construction response question, recipes, in which we learn short questions, answers, close-ended questions, and their construction. The Alana, which gives the test is to from 5 MCQs which were asked in suggested by Sir Mir Hassan Jairi to get much more clear concept and practical. Yeah, of course, it was too much helpful in my teaching field as well as in my study field, where mostly this kind of questions arise in my mind and my colleagues, and we present a presentation or seminar. It was all very good. I learned. Thank you. जबरदस्त. थैंक यू. जी यहाँ पे आ रहा है मोहम्मद अली 12. मोहम्मद अली 23. मोहम्मद अली 23. ओके. ताहिर खलील 48. जी प्लीज मोहम्मद अली. जी प्लीज. Yesterday it was very informative day, and we learned a lot, and we learn about synthesis, what is synthesis, in which we can do something, create something new, and what is cognitive reflection, and evaluation, comprehension, and also about rubric. Those are tools and used for marking criteria of students' assignments. How to mark the students' assignment. And the second part, which was session, was Sir Allah Nawaz Jannah's session,
in that session, actually, as we are concerned about our how to develop our portfolio, so many of our participants or CPs requested sir to how to develop a portfolio. So sir guided us that how to develop a portfolio, as well as sir shared some kind of documentary or video clips in which we just saw the Hey there. actual activities Subscribe to my channel. falling in And also pipe press this building. bell icon. So it was very interesting. And then the most interested in my view, the session of Sir Dr. Dahri Samir Hassan Saab, because Sir gave us some kind of assignment to create. And as it was prayers time, so Sir gave us a lot of time that go take prayers, took and take your lunch, and then come back with assignment. So we solved the assignment, and we cleared our views about LSOs. What are LSOs? So and as a fun, I will just I also include that because of internet connectivity, a lot of internet problems. Sir was repeating words and names of our CPUs, but because of disturbance in internet, mostly were just some kind of chaos was appearing in that session. However, yesterday was very interesting and we learned a lot. Thank you. Thank you, sir. जबरदस्त, thank you. जी ताहिर खलील 48. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. Sir, yesterday my reflection is that yesterday was my fruitful and meaningful day. The first session of Mr. Nisar Ahmad Dairi Saab, after the recitation and naat, we learn about cognitive domain of 6 level and make MCQs, ERQs, CRQs. I cannot listen in previous knowledge and in previous time. So which sentence belong to ERQ, MCQ? These kinds of sentence I listen. I make MCQs, 5 MCQs, which are belongs to different levels of cognitive domains. And sir, last session of Mr. Hassan Dairi Saab, which I cannot be clearly listen because of the bad connectivity of internet. And Sir Mir Hassan Saab calling me, "आप सो रहे हो, खाना खा रहे हो, किधर हो, आवाज नहीं आ रही." And I'm continue calling to Sir Mir Hassan Saab, "Sir, I am awaking, but there is no response." Right. Yes. जबरदस्त. Thank you, sir. थैंक यू. कमेंट्स में जो है वो शाहनवाज के कमेंट्स हैं, रिफ्लेक्शन गुड. तो इसी तरह जैसे ये आपने रिफ्लेक्शंस लिखते हैं तो वैसे ही आप पोर्टफोलियो में भी इसी तरह डिटेल में लिखेंगे. मोहम्मद आसिफ एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बाय दीवान. ओके गुड. जबरदस्त. सप्लाई आइटम, सिलेक्ट आइटम्स, वेरी गुड. असांखे ख़ुशी थी थिए तव्हांजे कॉन्सेप्ट्स खे क्लियर थींदे. ऐं इलाही सारियूं शयूं आहिनि जेके जीअं हाणे ख़ान मोहम्मद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स, MCQs, एनाटॉमी, सेशन रूट टेक्निक्स टू डेवलप द टेस्ट आइटम्स, एंड शाहनवाज खान. चले जी, यहाँ से कुछ हैंड रेज हैं तो जस्ट वी आर गेटिंग फ्यू. सोबिया खातून 156. जी सोबिया. जी सोबिया, आप आवाज आ रही है? चलें सोबिया, आई डोंट नो. उसके बाद है मोहम्मद खान
नहीं तो फिर रिहाना। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद खान। Sir, yesterday's reflection of the day was 18th September 2020, the 5th day. Right. It was the 5th day of induction training and it started with the tilawat and not as usual. Sir Nisar and means sir, you asked about the reflection and taught us more about the Bloom taxonomy. You illustrated well about the Bloom taxonomy and gave the real life situation which boosted up our skills, and now we could use the subdomains in our institutes practically. My favorite topic of Bliss Friday means yesterday was the test items which consisted on CRQs, ERQs, MCQs, and anatomy of MCQs. And assignments made us compelled to think in the depth about the test items. It was an awesome day to learn, but I realized that the course outline was short. Overall, it was a good day, but when we watched some videos which showed by Sir Allah Nawaz Jana Saab, we thought if we went to fight, we would learn more and participate actively. Thanks. थैंक यू। चलें यहाँ पे कुछ है कि असाइनमेंट जो हमने दी थी उसको एक्सरसाइज वो लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे मैन्यूअल ओपन करना पड़ेगा, फिर इस तरह हम डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में समझा देता हूँ कि किस तरह करनी है, उसका एग्जांपल भी दे देता हूँ कि किस तरह हाउ टू डेवलप दीज आइटम्स। इसके बाद लास्ट हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं रिहाना से 155। जी वालेकुम सलाम। Yes, sir. By the way, the day was a relaxing day, but Sir Nisar gave us a lecture that had some key points, such as construction of test item, MCQs, RCQs, ERs, ERQs, and anatomy of MCQs, etc. Okay, sir, there is a question, what is I like the most? So for this, I would like to say multiple choice question terminologies were really appreciable. We have been using this terminology, but we didn't know the part and particles of this terminology. Now we will apply it with its correct use and try to give quality education. Okay, thanks, sir. थैंक यू फॉर दिस के वी होप के जितने भी हमारे न्यू हैं एंड दे विल प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशंस एंड वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द क्वालिटी टीचर्स टू द स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, क्योंकि हम सबके जितने भी ऑफिसर्स हैं जो भी हैं तो सबका एक ही विजन है ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें हम बच्चों को। और बस ये हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके और जितना जिससे हो सके अपनी ही जो रिसोर्सेज हैं अपनी जो नॉलेज है तो वो जितनी हो सके आप प्रोवाइड करें। कहीं पे आपको रिसोर्सेज की होगा, कहीं पे कुछ चीज़, तो आप अपना रोल प्ले करें जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदा को हाजिर नाज़र समझ के। ठीक है, बाकी ये हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, अगर उनको देखेंगे तो फिर आप लोग कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। सो अगर हम इस प्रोफेशन में जैसे भी आए हैं, चाहे बाय विल और बाय जिस तरह भी आप समझें कि हम लोग आ गए हैं, इंडक्ट हो चुके हैं और हमें इधर ही रहना है, तो फिर आप मेहनत करें। ये आप लोगों की अभी तो स्टिल आप यू आर यंग एनर्जेटिक हैं, तो ये आपको अभी करना है। जाके आपको जितनी कोशिश करें आप डेवलप करें, रिसोर्सेज दें, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, डिफरेंट असेसमेंट के प्लान्स वगैरह बनाकर ख़ुद भी दे सकते हैं। मेरे पास तो इतना काम होता है कि मैं चाहता हूँ कि क्या करके क्या करूँ मैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बीइंग अ मेरिटोरियस, आप जो टीचर्स हैं माशाल्लाह सब जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स हैं, तो जो अंडर ग्रेजुएट जो नीचे ग्रेड्स के सब्जेक्ट्स हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। मेन थिंग इज़ दैट कि उनकी डिलीवरी बेहतर होनी चाहिए, उनके मेथड्स आप पढ़ सकें, डिफरेंट तरीके से उनको एक्सप्लोर करें, टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ करें, आप डिफरेंट मोड्स के अंदर चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करें, कोशिश करें। कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मैं वहाँ पे हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी तरीके से ICT इन एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ, यूज़ ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी के हम करिकुलम के अंदर किस तरह कर सकते हैं। जैसे आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी यहाँ पे पढ़ी थी, तो इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हम किस तरह जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज़ें वहाँ पे अलग से मैं समझाता हूँ। प्लस में जो है वो डिफरेंट तरीके के लेसन प्लान्स होते हैं, अगर हम बच्चों को डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन टीचिंग के लिए दें तो वो किस तरह होंगे, वहाँ पर टेक्निक्स कौन सी काम करेंगी, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जाके इसको प्रिपेयर करें। सिर्फ ये नहीं है कि हम आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं और आपके स्किल्स के ऊपर भी कोशिश है कि वो आप डेवलप करें, क्योंकि ये आपके अब तो जितने भी हैं आप लोग यहाँ, इवन हम लोग, वो हम सब प्रोफेशनल लाइफ में, हम कोई यूनिवर्सिटी के अंदर या पढ़ नहीं रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन, या हम कॉलेज के अंदर लेक्चर नहीं दे रहे। ये चीज़ें आपको जस्ट रिपीट करवा रहे हैं कि ये चीज़ें आप समझें, इसको सीखें, फिर जाके इसको अप्लाई करें। तो कोशिश करें जितने भी टीचर्स बाकी आप वापस जाएं तो ये रिसोर्सेज आपके पास होंगे, आप फुल इनरिच होंगे विद कंटेंट नॉलेज, प्लस आपके जो पेडागॉजिकल स्किल्स होंगे वो भी कुछ ना कुछ बेहतर होंगे, तो आप जाके उनकी भी मेंटोरिंग करें। ठीक है, असल में फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जब भी कोई टीचर इंडक्ट होता है तो उनके साथ एक मेंटोर लगाया जाता है, मतलब उनके साथ ही उनका पीयर, वो उनकी मेंटोरिंग स्कूल के अंदर ही करता रहता है। पूरी जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो भी उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज होते हैं तो वो उनके रिजॉल्व करता है। हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी नहीं टीचर आता है इंडक्ट, वो खुद अपने स्तर मतलब जो है वो इंडिविजुअली सेल्फ जो है वो काम कर रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं हमारे सिस्टम के अंदर, नो इशू, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जितने भी हैं, जितने भी हमने इंट्रैक्शन किया हुआ JST टीचर से, माशाल्लाह कॉम्पिटेंट, आपसे पहले भी जो भी थे NTS के भी टीचर्स वो भी कॉम्पिटेंट थे, मगर ये है कि वो जाके फिर काफ़ी सारे और भी काम काज में जो है वो लग जाते हैं। हमारा एक्चुअल जो एम है तो जितना टाइम आप स्कूल में सर्व करें तो वहाँ भी जितने घंटे आपको देने, तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग और ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली करें और बेहतर तरीके से आप पढ़ा सकें। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास सिंपल से चंद क्वेश्चन हैं, आप जस्ट रेज योर हैंड, आप कर लीजिएगा कि व्हाट इज लर्निंग, हाउ लर्निंग कैन बी इफेक्टिव। जी जी प्लीज सर। जी जी सॉरी फॉर सर, मेरा लास्ट डे सेशन से थोड़ा क्वेश्चन है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि MCQs और CRQs हम पढ़े हैं, तो काइंडली ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स एंड मैच कॉलम्स, ये जो चीज़ें हमारे पेपर में लाजमी होती हैं, ये आइदर MCQs हैं या CRQs हैं, क्योंकि इनमें हमें स्टिमुलस या ऑप्शंस या डिस्ट्रैक्टर्स इस किस्म की चीज़ें मुझे क्लियर कर दें। मैं आपकी बीच में आवाज़ कट रही थी, इस पे आप क्या करें कि जो कौन से क्वेश्चंस सर, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या ब्लैंक्स हैं, वो MCQs हैं या CRQs हैं, उनको प्लीज मुझे बता दें। देखें, कुछ असेसमेंट जैसे ये टाइप्स हमने पढ़ी थी, उनके कुछ मेथड्स आप जनरली हम पढ़ते हैं, कुछ होती है असेसमेंट की टेक्निक्स के आप ये चीज़ें किस किस तरह करवा सकते हैं, तो ये मोस्टली टेक्निक्स में आपके पास आ जाती हैं कि उसमें CRQ, ट्रू फॉल्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। वो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप उनको किस तरह जो है असेस कर सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि हाउ यू कैन गेट असेस दी स्टूडेंट्स। तो उन असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो वो असल में टेक्निक्स की कैटेगरी में आप रख सकती हैं उनको। जैसे टीचिंग मेथड्स आपके जनरली एक आ जाते हैं, तो उनके अलावा हमारे पास डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं कि आप क्लासरूम तक कैसे जाएंगे, तो वो हम लोग उन्हीं को उन कैटेगरीज में रखते हैं टीचिंग असेसमेंट टेक्निक्स के अंदर। तो उसके अंदर जैसे काफ़ी सारे 1 मिनट पेपर आपका कर लेते हैं, तो वो भी असेसमेंट टेक्निक भी है, टीचिंग टेक्निक भी है। अब 1 मिनट का पेपर आप जस्ट बच्चों से पूछ रहे हैं कि बस फ़ौरन जो है एट द एंड आप उनसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन दे के आप करेंगे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करें, तो वो भी एक असेसमेंट की टेक्निक हो गई। तो इसी तरह आप बच्चे को करेंगे विद इन 2 लाइन्स के अंदर इन चीज़ों को समराइज करके दें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है सर। जी जी सर, इस असाइनमेंट जो आपने दी थी कि आपने इसमें 5 MCQs बनाने हैं टॉपिक को लेके, तो क्या उसमें हम ब्लैंक्स पर प्रूफ तो ऐड नहीं करेंगे, बट क्या ब्लैंक्स ऐड कर सकते हैं उसमें? क्या उसमें ब्लैंक ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका? MCQs में हम ब्लैंक्स ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप जैसे MCQs अगर करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस देने होंगे, जो उनका स्ट्रक्चर या एनालॉजी हमने पढ़ा है। जैसे MCQs काफ़ी ऐसे नहीं आते कि भाई कायज़ मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न इन डैश, तो उसके फिर 4 नीचे ऑप्शंस ज़रूर देंगे आप, तब जाके MCQs बनेगा ना।
तो उसके लिए चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, कुछ भी हो, मगर उसके ऑप्शंस आपको स्ट्रक्चर उसका वही फॉलो करना होगा, ठीक है। तो लाजमी है कि आप उस स्ट्रक्चर के अंदर रह कर ये करें। अगर आप भले उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दें, व्हाट्सएवर दें, मगर उसका ऑप्शंस आप नीचे देंगे ना, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे और सिलेक्टेड ऑप्शंस होंगे, सिलेक्ट आइटम्स हैं ये। आप बच्चों को ऑप्शंस दे रहे हैं कि अल्टरनेटिव दे रहे हैं कि ये आप इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो वो आप नीचे लिखेंगे तो आप बेशक उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें रिपीटेशन ऑफ टास्क बाय द स्ट्रक्चर। चलिए जी, हम ये नॉलेज व्हाट इज लर्निंग, हाउ लर्निंग कैन बी इफेक्टिव, लर्निंग क्या चीज़ है जैसे हम पढ़ाते हैं। सो हाउ कंटेंट कैन बी नीड टू बी टॉट टू द लर्नर्स, किस तरह हम जो है वो कंटेंट पढ़ा सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड्स में बी इफेक्टिव फॉर टीचिंग योर सब्जेक्ट, आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो भी आपने पढ़ाया होगा, तो आप किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाते हैं। सो ये चंद हैं, आप जस्ट आई एम रेज योर हैंड, ये जनरल टॉपिक्स हैं, इतनी इजी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो मैं जस्ट उनसे पूछता हूँ वन बाय वन। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर अब्दुल हमीद जी। जी अब्दुल हमीद साहब। Sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, learning is about something new, something changed, brought by some skills, right, or understanding of a scientific. It should be a change in attitudes, change in behavior, change in taking something new. So, what was the I would say present previously? Something new is added, that is a learning. ठीक है। And it can come with experience, I would say, by some planning. And there are some theories as a behaviorist theory, that behaviorism, stimulus or response. Then non-behaviorist as a human mind, and some methods were applied in that I would say teacher-centered class, or I would say direct method class teaching, or I would say grammar translation method. These were the methods of teaching. And as we move towards, I would say, modernism, we learn something new, communication skills, or the involvement of the student more than the teacher. So in that way, the effective learning was there, and students learn more than the past, as these were the lecture method, teacher-centered method, I would say learning. But nowadays, these are very effective due to the new methods and technologies. Right, thank you. जबरदस्त जी। इसके अलावा where is MS team जी, इसके नेक्स्ट जो है आई रिक्वेस्ट मिस हिना 149 जी। हिना हेलो सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, the learning जो है sir, the simple process to learn, to acquire knowledge, skills, values, understanding, इसको हम learning कहते हैं। सही, Thank you sir. अच्छा जी, चले, थैंक यू ओके। चले जी, इसके अलावा आई रिक्वेस्ट मनोहर लाल 31 जी। मनोहर लाल। Learning means gaining knowledge, sir. वेरी गुड सर, राइट। अच्छा, इसके अलावा मेथड्स के ऊपर बात करें, आप लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, उसके ऊपर लर्निंग तो सबको पता है कि जब हम बच्चे जो हैं या इवन हम हर टाइम पे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, वो हम डिफरेंट वे से लर्न कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे होते हैं। हमने कोई चीज़ पढ़ ली तो हम वो भी लर्निंग हो गई, हमने कहीं कोई चीज़ देख भी ली तो वो भी हमारी लर्निंग है। तो लर्निंग के अंदर क्या चीज़, हम वही चीज़ें कि हम वहाँ पे डिफरेंट जो, अगर मुझे कोई चीज़ देख रहा हूँ, मैं एक कारपेंटर जो है कोई चीज़ बना रहा है, या इलेक्ट्रिशियन जो है वायर कैसे लगा रहा है वहाँ पे, तो मैंने उसको देखा, भी सिंपली ऑब्जर्व किया, तो वहाँ से मुझे ये स्किल पे हुआ कि लर्न किया ये चीज़। तो लर्निंग इज़ बेसिकली यू कैन अक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। अब स्कूल्स के अंदर हम जो है, जी जी प्लीज़, यस जी।
Can I explain about effective learning? My views. जी प्लीज। First of all, how to make effective learning. Effective teacher can explain complex ideas in simple ways. राइट, ठीक है। As you develop expertise in an academic field, it is easy to forget that a student may have no prior knowledge of fundamental concepts Right. that you take for granted. Help students understand and use new terminology so they can become fluent in language of your discipline. Many concepts can be more effectively demonstrated with visual aids such as diagram, drawings, charts, slides, etc. सही, वो चीज सही है। आप मैं चाहता हूँ आप जब बीइंग अ टीचर आपने 2 मंथ या 3 मंथ तक किया, प्लस आप लोग जो इवन हम पढ़ कर आए तो विथ मेथड्स एक्चुअली वी हैव ऑब्जर्व कि हमने कौन से मेथड्स अप्लाई किए थे या आपकी नजर में आप उस सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, वो जस्ट शेयर कर लें। बाकी ये हम डिटेल में चले जाएंगे इसके अंदर ना बाद में। आप अपनी तरफ से जी मनोहर लाल को मोहम्मद रमजान फ्राम के प्रोफेसर। नहीं जो सर बात कर रहे थे वो पहले बात करें। तो शाकिर अहमद सर। जी शाकिर सर, सुनने सीखने समझने को सर लर्निंग कह रहे हैं। सही सर जी सर, सुनने सीखने समझने को सर लर्निंग कहते हैं। वो तो ठीक, हाँ ठीक है, मगर मेथड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड्स में बी इफेक्टिव फॉर योर टीचिंग, या इवन दो आप लोगों ने कौन से टीचिंग मेथड्स जो है स्टिल अभी तक जो हैं वो एक्सप्लोर किए हैं, या आप बिल्कुल जब जाते हैं तो लेसन प्लान के अंदर ये चीज़ें आपके होती हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाइड ये मेथड्स यूज करते हैं हम लोग। जी सर 23 नालो मोहम्मद अली सर। जी There are many procedures we can adopt, and we also adopt in learning. There are active participation and demonstration can be also included in it. Recitation, memorization, and other activities are, I think, good procedures to learn, develop new things, understanding. सही, जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी भी इस मैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मनोहर सिकंदर अली 26 जी मनोहर सिकंदर अली 26 मनोहर के कलाड़ जोश जी मनोहर लाल। चलें मनोहर लाल, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू और टेक्निकली कोई इशू होगा आपके। जी प्लीज। जी जी सर जी ॻाल्हायो। साइंस टीचर आहियां, मां मुंहिंजो जेको सब्जेक्ट आहे उहो फिज़िक्स आहे। मां जेको सर क्लास में इस्तेमालु कंदो आहियां पंहिंजो टीचिंग मेथड, उन में डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड हूंदो आहे। उन खां पोइ जेकॾहिं डेमॉन्स्ट्रेशन में घणियूं ॿारनि खे शयूं क्लियर थी वेंदियूं आहिनि, पोइ लेबॉरेटरी मेथड हूंदो आहे। उन में ॿारनि खे लेबॉरेटरी में वठी डिफरेंट प्रैक्टिकल कराईंदो आहियां। उन खां पोइ सर ह्यूरिस्टिक मेथड हूंदो आहे। कुझु शयूं जेके आहिनि असां बाय हैंड ॿारनि खे सम्झाईंदा आहियूं या उन्हनि खे ॾींदा आहियूं का शइ उहा पंहिंजे तरफ़ ठाहींदा आहिनि। ॿियो सर प्रोजेक्ट उन्हनि खे ॾेई छॾींदो आहे एंड ऑफ द सही लेसन प्रोजेक्ट ठाहींदा आहिनि। उन खां पोइ सर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हूंदो आहे। कुझु हुन में डिस्कस कंदा आहिनि या हूंदो आहे जंहिंमें सर डिफरेंट शयूं हूंदियूं आहिनि। जी मिसाल रोल प्लेइंग में जेकॾहिं असां को फायर खे डिस्क्राइब कयूं था, एयर खे डिस्क्राइब कयूं था, ॿारनि खे चवंदासीं भई मास्क ठाहींदा। उन खां पोइ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड हूंदो आहे। ये डिफरेंट के मां पंहिंजे सब्जेक्ट साइंस में इस्तेमाल कंदो आहियां। थैंक यू चलें, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों में भी जानते भी हैं, काफ़ी सारे। प्लीज़ अभी सेशन को आगे लेके चलते हैं। सो फॉर दैट माइक्स को म्यूट कर दें अभी प्लीज़।
चले, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स थे। तो यहाँ पे ये है कि अब जो है आगे चलते हैं सेशन को। इस तरह डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी सारी आपके पास है इंफॉर्मेशन। सो बहुत सारे हमारे पास टीचिंग मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो अब ये एक्टिविटी है जो मैं रीडिंग यहाँ पे अभी नहीं करवा रहा, मगर बाद में आप इसको कर लीजिएगा रीडिंग। तो ब्रेक में ये मैं रीडिंग आपसे पूछूंगा इसका, फिर ब्रेक के बाद आपसे इन पेजेस के हवाले से डिस्कस करूंगा 100 से लेके 100 सर रिकॉर्डिंग कर लगा दें, आपने रिकॉर्डिंग नहीं की ऑन की भी नहीं की हुई है। चलें इधर भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। रिकॉर्डिंग की हुई है, असल में ये वाली रिकॉर्डिंग काम ही नहीं करती इसकी। ठीक है, तो ये आप पेज नंबर 100 से लेके 110 तक इसको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा ब्रेक में। आप मोबाइल आपके हाथ में होगी तो 6.1 जो है एंड आउट, इसको रीड कीजिएगा। 20 मिनट्स आपके पास होंगे, सो इसको रीड कर लीजिएगा। ये हम बाद टी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। चलें जी, अब देखें कि हमारे पास जो टीचिंग और लर्निंग इम्पोर्टेंस के हम लोग ये क्यों पढ़ाते हैं। तो इसमें एक इंटरनेशनल स्टडी थी टैलिस की तरफ से 2013 में की गई थी, टीचिंग एंड लर्निंग इंटरनेशनल स्टडी सर्वे है। तो उसमें तकरीबन जो है वो 8 डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, या उनसे उन ममालिक के अंदर ये स्टडी हुई थी। वन इज़ कॉल्ड दी ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, लाटवा, मैक्सिको, पोर्टुगल एंड रोमानिया, सिंगापुर एंड स्पेन। तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो ये हमारी स्टडी कंडक्ट की गई थी। ठीक है, इन स्टडीज़ के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप माइक्स काइंडली म्यूट रखें। तो जब यहाँ पे स्टडी की गई थी तो वहाँ से कुछ चीज़ें जो फाइंडिंग्स हमें मिली थी, तो वो रिपोर्ट में से हमने जैसे यहाँ पे रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर लर्निंग होती है मोस्टली वो एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें होती हैं, जिसको हम एक्टिव लर्निंग होती है, जहाँ पे ज़्यादातर पार्टिसिपेशन, बच्चों को अगर जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, तो वहाँ पे ज़्यादातर लर्निंग होती है। इसके अलावा जब भी कोशिश करें, आप जब भी लर्निंग करें तो कॉग्निटिव एक्टिवेशन प्रोसेस को यूज़ करें, आप उस टेक्निक को यूज़ करें कि ज़्यादातर बच्चों की लर्निंग जो है आपकी कॉग्निटिव एक्टिवेशन से होती है। इट मीन्स के जब भी आप पढ़ें तो पहले आप बच्चों के जो पीरियड नॉलेज है उनको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करें, ताकि बच्चे ब्रेन जो है उनका जो है वो पहले उनको आमादा करें। जैसे शुरू में लेसन प्लान आप अल्लामा इकबाल के बनाते थे तो पहले उनमें लिखा जाता था, तो उनकी भी सही थी कि पहले हम बच्चों को इस टॉपिक के हवाले से आमादा करें, उनको उनके बारे में उस टॉपिक पे लेके आएँ। तो उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते थे, जिनको बच्चों को पीरियड नॉलेज असेस करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते थे। यहाँ प्लस में जो है वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटी कर ली, कोई और चीज़ वहाँ से कर ली। तो ये लाजमी है कि आप लोग वहाँ पे करें। उसके बाद वहाँ पे जो है टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि एक तो चीज़ है जैसे हम टीचर्स के लिए कि आप जब भी टीचिंग करें तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऐसी टीचिंग करें कि वहाँ पे ऐसे ना हो कि आप बच्चों को कहें कि अब ये चीज़ करें या ये इस तरह जो है आप मुझे खामोश होकर सुने। तो ये आप टीचर के ऊपर होता है कि टीचर किस तरह जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा अपने बच्चे के ऊपर। तो ये टीचर डायरेक्टेड उन इंस्ट्रक्शंस को अगर टीचर खुद स्टूडेंट्स को दे रहा है इंस्ट्रक्शंस तो वो हो जाएंगी स्टूडेंट डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस। मगर टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस में अब टीचर खुद जो है वो इतना इन्फ्लुएंस करे, इतना कॉम्पिटेंट, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाए कि खुद बच्चे जो है वो उसमें इंटरेस्ट हो, क्यूरियोसिटी उनकी पैदा हो। तो ये चंद चीज़ें थी जो डिस्कस करने की। जब भी आप टीचिंग करें तो टीचिंग के दौरान इन 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि एक तो आपकी टीचिंग के दौरान एक्टिव लर्निंग का ज़्यादा रोल हो। एक्टिव लर्निंग आप लोग पढ़ कर भी आए हैं कि एक्टिव लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे मोस्टली टीचर्स को हमने ऑब्जर्व भी किया है तो वो फुल टाइम खुद ही लेक्चर दे रहे होते हैं और लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं, बस जो भी टॉपिक उसका कंटेंट पढ़ाने की जो भी नेचर हो, मगर वहाँ पे हम लेक्चर मेथड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे देखें हर एक मेथड की डिफरेंट लेवल है कि हम जो है कितना टाइम दे रहे हैं उनको। तो जब भी आप 10 मिनट से ज़्यादा जाएंगे लेक्चर में तो आगे ऑडियंस आपकी बोर हो जाती है। तो इसमें 7/3 का रेशो आता है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे भी। तो इसमें एक दूसरी चीज़ कॉग्निटिव एक्टिवेशन के पहले बच्चों को आप उस टॉपिक के बारे में उसके ऊपर लेके आने के लिए आप इसको आमादा करें।
उनको उन टॉपिक्स के हवाले से आप पीरियड नॉलेज उनकी असेस करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएं वगैरह वगैरह, ताकि बच्चा इस टॉपिक को आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ तक रेडी हो जाए। उसमें टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस को आप अप्लाई, ऐसे नहीं कि आप बार बार स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दें, खामोश हो जाएं, इस तरह करें, ये करें, वो करें। ये सारी चीज़ें जो आपके ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे पास होती थी, आप इसको क्विट करें और आप लेके आए इनोवेशंस लेके अपने टीचिंग्स के अंदर, टीचिंग मेथड्स के अंदर। सो क्योंकि टीचिंग मेथड आपका एक बेहतरीन टूल है लेसन प्लान के अंदर, जहाँ पे जो है आप लोग इसको पढ़ाते हैं। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपके मेथड्स एंड सेकंड वन इज़ योर मेथडोलॉजीज। ठीक है, मेथड्स किसको कहते हैं और मेथडोलॉजी। सो मेथड हमारे पास असल में कहते हैं, ये हमारे पास आप इनका कॉन्सेप्ट इस तरह ले लें कि जी किसी को अगर इनमें डिफरेंशिएट पता है कि मेथड्स किसको कहते हैं। जी 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 मनोहर लाल प्लीज, एक ही मनोहर लाल रिस्पॉन्स। Methods is the way. And methodologies means the study of the method, study of the way. वेरी गुड, चलें गुड, थैंक यू, ज़बरदस्त। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर कि मेथड्स हमारे पास, एक तो आप इसको समझे कि दीज आर द यूनिवर्सली और जनरली एक्सेप्टेड एक वेज होते हैं फॉर डूइंग सम थिंग्स। कोई भी चीज़ काम करने का एक मेथड होता है, चीज़ प्रोसेस को हम कहते हैं एक्चुअली मेथड। ठीक है, तो जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे आज, वो जनरली एक्सेप्टेड एक वेज हैं फॉर द टीचिंग, तो उसको हम कहते हैं मेथड्स। उसके अलावा मेथडोलॉजी क्या होती है? मेथडोलॉजी इज़ बेसिकली अ यूज और जस्टिफिकेशन ऑफ यूजिंग स्पेसिफिक मेथड। आप जो मेथड आप पढ़ा रहे हैं या यूज़ कर, उसका जो यूजेज है, जो उसकी एप्लीकेशन है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी मेथडोलॉजी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि आप मेथड, एक तो मेथड हो गया जनरली एक्सेप्टेड एक वे ऑफ डूइंग टीचिंग हो गया कि भाई आप किस तरह जो है पढ़ाएंगे, इस मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड है। अब वो मेथड किस तरह पढ़ाएंगे, उसके अंदर हाउ यू विल यूज़ दैट मेथड, हाउ यू विल टीच अप्लाई दैट मेथड, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं मेथडोलॉजीज़। तो वो उनके लिए फिर ये दो बेसिक इनमें है, एक तो मेथड्स, दूसरी मेथडोलॉजीज़। तो सिंपली इज़ दैट कि एक जनरली एक्सेप्टेड आपका मेथड है कि हम ये काम किस तरह करेंगे, हम इसको किस तरह पढ़ाएंगे, तो वो होगा आपका मेथड। अब इस मेथड को हम किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह हम पढ़ाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली मेथडोलॉजी कहते हैं, जिसे हम रिसर्च के अंदर होता है। तो एक तो मेथड आप कौन सा अप्लाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स मेथड है आपका, या आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आप इसको करेंगे किस तरह, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी कि भाई हम इसको पहले जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस आप बताते हैं कि इस मेथड के थ्रू जो है हम ये स्टेप करेंगे, तो वो स्टेप जो आप बता रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द मेथडोलॉजी। तो ये दोनों चीज़ हमारे रिसर्च के अंदर भी यूज़ होती हैं, मगर ये हम जनरली बता रहे हैं कि टीचिंग के हवाले से कि जो भी जनरली हमारे एक्सेप्टेड एक मेथड्स हैं टीचिंग के, जो भी जनरली यूज़ होते हैं, यूनिवर्सली वो यूज़ है, इस तरह नहीं कि सिर्फ सिंध के अंदर यूज़ होते हैं, हर जगह पे वही मेथड्स हैं। ठीक है, अब वो मेथड्स की एक्चुअल डेफिनेशन इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेज, जैसे सर ने कहा कि वेज हैं, और यू कैन से इट्स अ प्रोसेस that is a way of doing something is called method, but how you will use that is a justification of using a specific method is called the methodology। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंट है। तो जनरली एक्सेप्टेड जो हमारे पास मेथड्स आते हैं दैट इज लेक्चर मेथड हमारे पास आ गया, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है हमारे पास, डिस्कशन मेथड है, असाइनमेंट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, रोल प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स है हमारे पास, एंड ऑडियो विजुअल मेथड है। ठीक है, तो इनके ऊपर हम कोशिश करेंगे, ओवरऑल डिस्कशन रहेगी आज की डे पे कि लेक्चर मेथड क्या है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, डिस्कशन मेथड है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ अबाउट द लेक्चर मेथड। सो लेक्चर मेथड इज़ मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग। इसको काफ़ी सारे टीचर्स, बल्कि हम लोग डेली बेसिस में जैसे हम लोग भी यूज़ करते हैं, तो लेक्चर मेथड अभी भी मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और बहुत ऐसे नहीं है कि हम इसके काफ़ी सारे आप कहते हैं मोस्टली लोग कि नहीं, हर जगह पे भी लेक्चर मेथड की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। हम तो डे वन से ही लेक्चर मेथड जैसे हम सुनते आ रहे हैं, कभी भी हमने स्कूल साइड पे या कहीं पे भी ऑलमोस्ट कोऑपरेटिव या एक्टिव जैसे ग्रुप वर्क वगैरह होता है तो इस तरह नहीं किया। सो इस ओरल प्रेजेंटेशन होती है आपकी, तो इनकी कुछ चंद क्वालिटीज़ होती हैं लेक्चर मेथड की। तो इसमें आप लेक्चर मेथड हम तब सजेस्ट करते हैं कि आप लोग पढ़ें या यूज़ करें। ये सबको जनरली भी पता होगा कि इस मेथड के अंदर जब आपके पास जो अटेंडीज़ होंगे, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो ये लेक्चर मेथड आपका बहुत ही मतलब कि एक बेहतरीन मेथड जो है वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं लेक्चर मेथड। सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो है कि अगर आपके पास जब कंटेंट हमारे पास ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे भी उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये जो है लेक्चर मेथड हो। लेक्चर मेथड को बेहतर तरीके से हम जो है इसको पढ़ा सके, यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ इम्पोर्टेंट कि जब आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो, बिल्कुल कम हो, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज़ द लेक्चर मेथड। तो ये 3 बेसिक क्वालिटीज़ हैं कि जब आपके पास अटेंडेंस ज़्यादा हो, ऑडियंस आपकी ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे भी आप ये सोचेंगे कौन सा मेथड, तो उस टाइम पे बाकी मेथड्स आपके काम नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, अगर आप वहाँ पे ग्रुप वर्क करवाएं, बाकी एक्टिविटीज़ आप करवाएं या जो भी मेथड्स हैं, तो वहाँ पे वो डिफ़िकल्ट होगा कि आप जो है इसको कर सकेंगे, क्योंकि कंटेंट जब उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो इतना आपको टाइम नहीं होगा, तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो आप इसके लिए बेस्ट है कि आप जो है लेक्चर मेथड को ही यूज़ करें। उसके बाद आप जब आपके पास, मैंने थर्ड चीज़ जो कही थी कि टाइम की इंपॉर्टेंस है इस लेक्चर मेथड की। अगर आपके पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है दैट इज़ एक्चुअली लेक्चर मेथड। सो लेक्चर मेथड के लिए कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं कि वन इज़ ऑथेंटिसिटी, रेफरेंसेस जो हम कहते हैं कि जब भी हम लेक्चर देते हैं तो उसमें हम हमेशा एक ऑथेंटिक बात करते हैं, ऑथेंटिसिटी होती है, उसमें हम रेफरेंसेस देकर बात किया करते हैं। कभी भी इसके अंदर जो है आप अपनी ओपिनियंस यहाँ पे ज़्यादा फ्लो नहीं करते लेक्चर मेथड के अंदर, बीइंग अ टीचर या जो भी देखें। जैसे इसमें आप हमारे पास जो स्कॉलर हैं ताहिर कादरी साहब, तो वो हमेशा लेक्चर देते हैं, तो उसके लेक्चर के दौरान आप देखें कि या जो बाकी एक इंडियन भी है स्कॉलर, तो वो भी जो है एक जब भी लेक्चर्स देते हैं तो उनके अंदर एक ऑथेंटिसिटी या रेफरेंस मटेरियल यूज़ करता है। तो उसके अंदर देखें हम उसके अंदर बुक्स पड़ी होती हैं और वो रेफरेंसेस दे रहा होता है अपने लेक्चर्स के अंदर के, उसमें कुरान और हदीस, सुन्ना वगैरह वगैरह डिफरेंट उसके बाद बुक्स होते हैं, तो उनमें से वो रेफरेंसेस दे रहा होता है। तो जब भी हम लेक्चर दें तो वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग वहाँ पे यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस रेफरेंसेस आप उसके अंदर दे रहे हैं, वो उसके अंदर जब रेफरेंसेस हम देते हैं तो वो ऑथेंटिक चीज़ हो जाती है। तो कोशिश करें कि जब भी लेक्चर मेथड हो तो वहाँ पे हम रेफरेंसेस का ज़्यादा यूज़ करें। और कभी भी सम टाइम लेक्चर मेथड के अंदर सम टाइम रिपीटेशन करें, सम टाइम रिपीटेशंस भी अलो नहीं है, तो दोनों इसमें चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। कि इसके अंदर आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेक्चर मेथड के अंदर कि कहीं भी कभी कभी हम कोशिश करते हैं लेक्चर मेथड के वो चीज़ें, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बड़ा लेक्चर दे रहे हैं और उस टॉपिक का आगे आपने एक चीज़ पढ़ा दी है, ठीक है, उसके बाद आप आगे जा रहे हैं, एक और टॉपिक जो है वो पीछे से पॉइंट से कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे लाजमी है आपके साथ कि आप उसको रिपीट करें उस पॉइंट प्रीवियस पॉइंट को। तो इसलिए इस रिपीटेशन का भी वहाँ पे बेनिफिट है कि आप लेक्चर मेथड के अंदर वहाँ पर रिपीटेशन करें, बट बार बार उस चीज़ को आप रिपीट ना करें, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा बोरिंग और ये ज़्यादा उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो कोशिश करें रिपीटेशन कम क्या करें। उसके अलावा लेक्चर मेथड के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट की, जितना भी हो सके कि लेक्चर मेथड आपके इसके अंदर हमें टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जब जितना टाइम हमें गिवन है उस टाइम के अंदर हम कोशिश करें कि अपना लेक्चर को कंप्लीट करें और लेक्चर को ज़्यादा आप जो है वो एक्सटेंड ना करें। लेक्चर के अंदर इतना इररिलेवेंट मटेरियल ना होना चाहिए कि आप उसको टाइमली बात ना कर सकें, ज़्यादा इसके अंदर आपकी डिस्कशन या ओवरऑल आप अपनी ओपिनियंस ना दें, कि आपके जो लेक्चर की टाइमिंग है वो आप टाइम मैनेजमेंट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है।
कि जितने आप स्मार्ट होंगे, जितना आप टाइमली उसको कंप्लीट करेंगे, जो भी टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हैं लेक्चर के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टाइम होने चाहिए कि आप इतने से टाइम में आप 45 मिनट या 30 मिनट के अंदर कितना कवर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप अपने लेक्चर में इंक्लूड करें। सो ये उसके अलावा कि उस आपके लेक्चर के अंदर जैसे हम प्रेजेंटेशंस वगैरह भी दे रहे होते हैं, उससे आप उसको भी इंक्लूड कर लें कि उसके अंदर लाजमी होती है कि रिलेवेंसी होनी चाहिए। जब आपकी ऑडियंस आपके सामने होती है तो वो देख रही होती है, आपको ऑब्जर्व कर रही होती है कि आप कंटेंट क्या दे रहे हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा वो ये भी चेक करें कि ये जो मटीरियल हमें सुना रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर दे रहा है, तो इसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें वो कहाँ से ये मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिलेवेंसी इसके अंदर कितनी है, जो आपका टॉपिक जो लेक्चर आपने सेट किया हुआ है, तो उसके अंदर उसकी जो है ठीक है, तो इसमें आप जो है डिफरेंट हमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं Muhammad who is asking method is a way in methodology process। ओके, चलें जी सर, चलाते हैं इस बात पे, थैंक यू। ठीक है, तो वो कोशिश करें कि आपका कंटेंट रिलेवेंस हो। एनालॉजी इसमें लेक्चर मेथड में आप कोशिश करते हैं, हम टीचर्स हम क्या करते हैं जी, जेमी से रिलेवेंसी मींस रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है, गुड। तो ये सिंपल टर्म्स हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे कि इसमें जैसे हम रिलेवेंसी की बात करें तो आपको जो आपका टॉपिक है, वो कंटेंट जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो उनके साथ रिलेटेड हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये असल में वही चीज़ें हैं कि आपको ड्यूरिंग लेक्चर जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। यही आपके लिए जो स्किल्स आपके हैं लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए या देने के लिए, वही चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे एनालॉजी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम टीचर्स जितने भी हैं मोस्टली लेक्चर्स के अंदर हम क्या करते हैं, वही सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, बस टका जो भी कंटेंट आ रहा है तो उसको हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंस नहीं देते कि हम उनको एग्जांपल्स के साथ, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल दें तो इन रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप टीच करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू आप अगर साइंटिफिक बात करेंगे, सिंपल बात स्लाइडें चल रही हैं और प्लस में आप पीछे बस बात करते जा रहे हैं, तो वो काफ़ी सारे स्कॉलर जैसे कासम निशा बाकी जितने भी हैं, तो वो सारी जो भी बात करते हैं काफ़ी सारी उनको रियल लाइफ कनेक्टिविटी होती है, उनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं तो वो उसके साइंस के अंदर भी आप देख लें कि अगर लेक्चर मेथड कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें उनको उनके साथ रिलेवेंसी जो एक तो एग्जांपल्स के साथ उनको पढ़ाएं, ताकि वो उसके अंदर बच्चों के साथ एक इंटरेस्ट पैदा हो और उनके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको करनी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के मोस्टली जब हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स का आप पढ़ा रहे हो तो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है, तो आप टीचर्स को ज़्यादा काम करना होगा उस टॉपिक्स के ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी जो रियल लाइफ कनेक्टिविटी होगी उसके ऊपर। अब टीचर्स जैसे डायरेक्टली आते हैं, जो भी कंसेप्ट फ्रैक्शन पढ़ाना है वगैरह वगैरह जो बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं उनका, जैसे हम लोग तिलावत शरीफ भी करते हैं तो उसमें आप देख लें कि हम उनका पर्पस हम मीनिंग नहीं पढ़ते, तो ऑफ कोर्स हमें नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं, तो हमें वैसे भी उसको पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ हवाले से। तो इसी तरह बच्चे की भी ख्वाहिश होती है कि हम जो टीचर मुझे पढ़ाए वो उसके एग्जांपल्स आप खुद दें बच्चों को, वो ज़्यादा याद रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको डायरेक्टली उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करें उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ाएं। और मैथमेटिक्स के जितने भी टीचर्स हैं या साइंस के टीचर्स हैं उनके लिए मैं तो समझता हूँ कि आपके कैरिकुलम भी कहता है कि इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को हर टॉपिक के हवाले से आप उनको रियल लाइफ के थ्रू जो है कनेक्ट करके उनको समझाएं चीज़ें, आप खुद एक्सप्लोर करें कि इस टॉपिक को जो है वो मैं रियल लाइफ एग्जांपल बेहतर तरीके से कौन सा दे सकता हूँ। सो ये हम लोग करें। सो आई होप कि ये आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे एंड ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए टीचर्स के लिए, ठीक है। सो ये हमने बात की रिलेवेंसी, ऑथेंटिसिटी एंड एनालॉजी, प्रिंसिपल ऑफ। उसके अलावा कुछ जो है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड्स हैं कि लेक्चर मेथड हमारा जो है वो इन दिस टीचिंग मेथड लार्ज अमाउंट ऑफ टॉपिक्स कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल क्लास पीरियड टू मैनी ऑडियंस। वही सेम चीज़ कि इसके अंदर आप जो बहुत सारा कंटेंट जो है आप कवर करवा सकते हैं। आप अगर आपके जो है बहुत बड़ी ऑडियंस है
तो जैसे मोस्टली आप देखें कि इसके अंदर आप लेक्चर्स जब भी हम देते हैं 1 घंटे का या 2 घंटे का, किसी बड़े हॉल में बिठा दिया, माइक ओपन की वगैरह वगैरह, या सिंपल क्लास बड़ा हॉल है, तो वहाँ पे आप लेक्चर मेथड की एक इम्पोर्टेंस है। अब ये नहीं करें कि हम सम टाइम आप ऑलवेज लेक्चर मेथड अप्लाई करें, मगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि आपका जो है वो लेक्चर मेथड इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग ये नहीं पढ़े कि आप जो है हम हर टॉपिक को इसके थ्रू पढ़ाएं, नहीं, हम आज का डे का पर्पस है कि हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करें, उनको जो है डिस्कस करें कि कौन सा बेहतर है, फिर आप कौन सा ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कौन से कंटेंट को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड जो है इफेक्टिव रहेगा। ये आज के डे का भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप खुद जो है एवेल्यूएट करें, अंडरस्टैंड कर लें पहले तो कि ये कौन से मेथड्स हैं, इनका पर्पस क्या है, ये किस तरह किए जाते हैं, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्दर हम लोग सब जानते भी हैं इन मेथड्स को, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट मेथड्स भी नहीं है, मगर आप अब डिसाइड करेंगे कि इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए विच मेथड इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मुझे समझाना है कि उसको मैं किस तरीके से समझा सकता हूँ प्रॉपरली, तो वहाँ पे कौन सा मेथड है। अगर वहाँ पे लेक्चर मेथड होना चाहिए या लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आना चाहिए। बायो के अंदर जितने टॉपिक्स आते हैं, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, या हार्ट के जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी है कि विच मेथड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो विच मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव, जो कौन सा रहेगा हमारे लिए। कि लेक्चर मेथड रहेगा, फिर सोचें कि लेक्चर मेथड दूंगा तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इसके अंदर खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। इसके अंदर जब आप ये खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो वो आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो अब आप डिसाइड करेंगे विच मेथड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जनरली हम कौन सा मेथड यार मैं यूज़ करूँ, मैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मुझे पढ़ाना है, तो मैं अगर बच्चों को डायरेक्टली दूंगा वेन्स और इनके बारे में, शरीयानों के बारे में पढ़ाऊँगा, तो ये बच्चे कैसे समझेंगे। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई मॉडल बना के या कोई सा मॉडल लैब में से उठा के मैं बच्चों को क्लास में जाके इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये अब आपके ऊपर है। हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं, अब आप जब कल लेसन प्लान बनाएंगे तो आपके लेसन प्लान से पता चल जाएगा, टॉपिक को हम देख करके इसमें कौन सा मेथड इसने अप्लाई किया है, इसके अंदर इस मेथड्स को करने के लिए कौन कौन सी जो है वेज इसने अप्लाई किए हैं, कौन सा प्रोसेस किया हुआ है। क्योंकि एक तो लेक्चर आपने मेथड सिलेक्ट कर लिया, मेथड को करने की तरीक़ेकार क्या होगा तो वो भी हम देख लेंगे आपके लेसन प्लान में, ठीक है। मगर यहाँ पे हम जस्ट इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि मेथड्स कौन से हैं और मेथड हाउ यू कैन अप्लाई दिस मेथड्स इन योर क्लास। तो इसके लिए फिर कंटेंट की सिलेक्शन लाजमी है। एसएलओज जो आपके हैं उनकी डिमांड क्या है, जो आप एसएलओज सेलेक्ट करेंगे कि एसएलओज के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा मेथड वहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नीड्स नो और लेस इक्विपमेंट और लैब। तो इसमें कोई लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर के मेथड्स के लिए कोई हमें लैब या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई इसमें हम जस्ट जाएंगे और कंटेंट को डिलीवर करना है, ठीक है। लर्निंग मटेरियल इज़ आल्सो नॉट रिक्वायर्ड कि हम वहाँ पे जाके उनको हर एक्टिविटी शीट्स दें वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी लर्निंग मटेरियल आप बना के जाएँ, क्योंकि इसमें आपको डिलीवर करना है लेक्चर। सो जितनी भी प्रिपरेशन होगी वो सिर्फ देखें, इसमें 2 अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, वो आपने शायद पढ़ी भी होंगी या सुनी भी होंगी, तो ये नोट भी कर लें। एक तो होती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जिसको हम, ठीक है, दूसरी होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि ज़्यादा वो अप्रोच इसके अंदर जो मेथड्स यूज़ होते हैं टीचर सेंटर्ड के अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो फोकस जो है पॉइंट वो टीचर है, वहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो टीचर का है। मीन्स के वहाँ इस टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर ज़्यादा जो एक्टिव रोल होगा या जो एक्टिव होगा वो टीचर होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव रहेंगे, ठीक है। तो उस मेथड को, उस अप्रोच को हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहले कैरिकुलम होता था वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर बनाया गया था, जहाँ पे टीचर ज़्यादा एक्टिव होगा, टीचर पढ़ाएगा। लेक्चर मेथड के अंदर देखें ज़्यादातर रोल किसका है, टीचर का है, जबकि उसके ऑडियंस जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे पैसिव हैं, मतलब उनकी कोई भी एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही, उसकी कोई भी कोऑपरेटिव इंटरेक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, बस जो स्पीकर बात कर रहा है वही है, ठीक है। इसके तो ये चीज़ें हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड के अंदर क्या होती हैं, जितनी भी होती हैं वो एक्टिव लर्निंग को भी सपोर्ट कर रहा होता है, उसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग है, ग्रुप वर्क आ जाता है आपका, उसके अंदर जो है ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, बच्चों की होती है, इंटरेक्शन होती है उनकी। वहाँ पे टीचर का एज अ रोल एज अ फैसिलिटेटर होता है, स्टूडेंट सेंटर में एज अ मेंटर होता है, जस्ट उनको गाइड कर रहा होता है कि ये चीज़ें आप करें।
तो ये इट मीन्स के एक तो आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच, सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो कुछ मेथड्स आपके टीचर सेंटर्ड आ जाते हैं, कुछ आपके जो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे ग्रुप वर्क, थिंक, पेयर, शेयर वगैरह वगैरह। ये टेक्निक्स जो है आपके सारी जब आप अप्लाई करेंगे तो वो कब एक्टिव लर्निंग में आ जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि एक्टिव लर्निंग में यू हैव टू कीप एक्टिव योर स्टूडेंट्स। वहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग होती है जहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर इंगेज करेंगे, एक्टिविटीज़ दें, आप जस्ट उनको गाइड करेंगे, ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। सो इट मीन्स के एक तो टीचर सेंटर, सेकंड मोस्ट इज योर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। सो इस हवाले से लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड में लर्निंग मटेरियल इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको कोई बड़ा सा लेके जाए, मगर हाँ इफ़ यू वांट टू गिव द रेफरेंस इन समथिंग तो आप वो रेफरेंस मटेरियल आप लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट लिसनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड इस मेथड के थ्रू होते हैं। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर्स के डेवलप होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जितने भी हैं तो वो टीचर के डेवलप हो रहे होते हैं थ्रू द लेक्चर मेथड। तो ये कुछ उसके जो है एडवांटेजेस हैं। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है दैट इज़ एक्चुअली लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एनीवन हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लेक्चर एंड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जस्ट रेज योर हैंड। बाकी हाथ नीचे कर दें तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ जी, लेक्चर एंड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या फ़र्क है। काइंडली वो पार्टिसिपेंट करें जिन्होंने पहले नहीं रिस्पॉन्ड में किया, अदरवाइज मैं रैंडमली उनसे पूछूंगा। मैं जस्ट यहाँ पे पीछे लिस्ट में जा रहा हूँ, ठीक है जी। मीर जमा 83 जी, मीर जमा जी जी प्लीज कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन can you differentiate between the lecture and lecture demonstration method, क्योंकि these are the two general accepted methods हैं। ये हम टीचर्स ने आपने मतलब कि जैसे हमने अप्लाई नहीं किए तो हमने देखे ज़रूर होंगे, किसी टीचर ने अप्लाई किया होगा। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखें यहाँ प्लस में हम इस नीचे स्कूल्स में 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर में मोस्टली टीचर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जी। सर लेक्चर मेथड और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसमें बेसिकली फर्क ये है, लेक्चर एक रैंडम लेक्चर होता है जिसमें हम सिर्फ चीजें बता रहे होते हैं बच्चों को, और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है उसमें हम प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, कि ये चीज जो है वो ऐसे होती है। सही, ठीक है सर, सही, गुड जी। इसके अलावा मैं जस्ट आस्किंग फ्रॉम सर मोहम्मद रमजान जी आज मैथमेटिक्स में जेका है उस टीचर जेका है को प्रॉब्लम सॉल्व करे तो सॉल्व करण का पोइ वरी जो करे तो हाणे के करे खरो या 1 by 1 जी जी। आवाज कट जियो ता जो शायद आई थिंक जी। अक्सा कासिम where you can apply the lecture and demonstrate जी प्लीज जी। कौन जी जी पहिरियां ॻाल्हाए वेठो तव्हां जी, ॿुधायो जी जी। अक्सा बात करें आप। Sir, lecture is the common method which we are using previously, but lecture's demonstration method is also linked with the lecture method, because in this method students also will be the tester, because teacher is only going to demonstrate and give lectures to the students. He is going to do the experiments and everything, or showing any operational anything apparatus वगैरह. Students are also passive in this method. अच्छा, किस में पैसिव रहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन Student level, yeah, demonstration. Thank you. जी जी, thank you. Hello, Umair Ali here, sir. जी जी, वालेकुम सलाम. Umair Ali here. जी उमर.
Sir, one for Mohammed Waqas. Sir, Umair Ali here. Sir, in lecture method, sir, teacher just tell, but in demonstration method, teachers shows and illustrates certain fundamental of phenomena. In case जो इस method में जो है lecture method जो है सिर्फ बताता है, और demonstration method में जो है वो teacher जो है वो show करके दिखाता है, illustrate करता है fundamental of phenomena को जो है वो certain उनको वो बताता है, तो उसको ये जो है वो बस demonstration method में आता है. Very good, right. ठीक. Hello, assalamualaikum sir. Hello, assalamualaikum sir. One for Mohammed Waqas. वकास बात करें, वकास. जी वकास. One for sir Mohammed Waqas. जी वकास बात. तालुका संघर्ष. जी वकास बात करें. सर जो लेक्चर मेथड होता है उसमें सिर्फ सर सर जो लेक्चर मेथड होता है उसमें सिर्फ टीचर इन्वॉल्व होता है, वो खुद अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा होता है, खुद बता रहा होता है. लेकिन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर भी होता है और दो बच्चे भी आपस में दोनों लेक्चर बच्चों की भी डेमोन्स्ट्रेशन होती है और टीचर भी कर रहा होता है सर. दोनों इन्वॉल्व होते हैं पार्टिसिपेंट लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में सर. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कोई एक मुझे पता है लास्ट कमेंट जी सर ताहिर 48. एक कमेंट ताहिर सदाम गलाए पे सदाम जस्ट हाफ 30 seconds you have. जी demonstration method, for example, if a teacher about the earth, it only he will give the lecture in Assalamualaikum sir. जी but teacher जी sir, and if a teacher all the students in the front of the blackboard or whiteboard and tell the students if you are earth and rotate around the moon or earth, this type of sir called demonstration method. सही. चलें, सही है. थैंक यू. ओके. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सर. वकास से मैं 62 बात कर रहा हूँ सर. मैं आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेक्चर मेथड. जी yes sir. Lecture method sir, as you have already told us in a very brief way, in the very sir ये oral presentation होती है, और जो डेमोन्स्ट्रेशन सर उसमें टीचर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके थ्रू भी वो एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है अपने स्टूडेंट्स को. फॉर एग्जांपल सर इंग्लिश मैं सर कोई फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब कोई स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको एक्ट करके भी दिखाऊंगा क्लास के अंदर, स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करूंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा जी. तो सर दैट वुड बी द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. सही जबरदस्त. सर मैं जी 115 प्लीज वेट, जस्ट मैडम बात कर रहे हैं. जी मैडम. सर मैं आए. जी प्लीज. सर लेक्चर मेथड में जो का वो सिर्फ टीचर बेस्ड है, उनमें सिर्फ टीचर के पास जो को मटेरियल कंटेंट है वो स्टूडेंट ताईं डिलीवर करणो होगा. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में यो आता माना टीचर के जो का वो प्रैक्टिकली कम करे दिखाणो हूंदो आहे स्टूडेंट के. फॉर एग्जांपल जीअं असां ज्योग्राफी पढ़ायूं या सोशल स्टडीज पढ़ायूं, असांखे मैप जे बारे में पढ़ायूं, जे असां वटि मैप ना हूंदो, ग्लोब ना हूंदो, तो असां वो जो को कयूं वो माना वो स्टूडेंट सही तरह सां सिखी न सघंदो उन शइ खे. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में दिखारे करे. चलें जबरदस्त. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. एंड नाउ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर जैसे वहाँ पे मैंने कहा लेक्चर के अंदर वहाँ पे वर्बल प्रेजेंटेशन है, ओरल प्रेजेंटेशन है आपकी, ठीक है. वहाँ पे सिर्फ आप वर्ड्स ऑडियो आप मतलब कि ओरल प्रेजेंटेशन है, आप सिर्फ बात कर रहे हैं. जैसे मोस्टली आपने लेक्चर बड़े कासिम साहब देते हैं, या प्लस में जैसे ताहिरुल कादरी साहब देते हैं और नाइक साहब वहाँ पे देते हैं, इंडिया के जो स्कॉलर हैं इस्लामिक, वो इस तरह देते हैं लेक्चर. तो वो लेक्चर मेथड है. एक्चुअली बहुत बड़ी ऑडियंस है, हज़ारों में लोग बैठे हुए हैं. अब वहाँ पे ऑफ कोर्स कौन सा मेथड यूज़ होगा? लेक्चर ही मेथड यूज़ होगा. मगर जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, मेजर जो डिफरेंस है इसके अंदर, डेमोन्स्ट्रेशन इज व्हाट वर्ड्स आर ऑडियो, प्लस इसके अंदर क्या है परफॉर्मेंस. तो दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. एक तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है ऑडियो वर्ड्स वर्बल जो है आपके थ्रू, प्लस में इसके अंदर परफॉर्मेंस है. तो परफॉर्मेंस क्या होता है इसके अंदर? यू हैव टू विजुअल इंफॉर्मेशन आपको दिखानी होती है. तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर. जैसे आपके पास मैंने पहले भी कहा कि जैसे आप अगर आप हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाएं या डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो देखें साइंस के अंदर अगर आप वो लेक्चर मेथड के जाएंगे थ्रू, तो बच्चे आप उनको सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट वेन्स के बारे में, वॉल्स के बारे में वगैरह वगैरह. आप कंप्लीट हार्ट का अगर बच्चों को बता दें, ओरली आप बता दें, तो ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होगा. पर उनको अगर आप कोई चीज़ जो है विजुअली दिखाएं,
आप उनको कोई चीज़ विजुअली लेके आए, कोई आपके पास वहाँ पे जो हार्ट का स्ट्रक्चर है कोई डमी सा कोई बना हो, या किसी पेज पे जो बनाकर आप लेके आए, या इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट होगा जहाँ पे विजुअल मीन्स के आप पिक्चर्स के फॉर्म में लेके आते हैं, कोई आप ऐसा मटेरियल लेके आते हैं जो आप जिसको डेमोन्स्ट्रेट कर फिर जो है आप लेक्चर देंगे कि आपके सामने वो चीज़ होगी। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर आप लैब से काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं आपके पास, तो आप वो चीज़ें एक किसी चार्ट पे कोई चीज़ बना कर आएँ, उसको बनाकर उसको आप जो विजुअली उसको प्रेजेंट कर एक्सप्लेन करें। किसी प्रोजेक्टर के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, आपने वीडियो चलाकर वो दिखा दी, मोबाइल के अंदर कोई चीज़ हमने, तो ये छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, मगर यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ें होंगी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, कि आप लेक्चर भी दे रहे हैं, इसके अंदर ओरल प्रेजेंटेशन भी है, मगर विजुअली होगी, आप वो चीज़ें सामने आपकी होंगी, उसको सामने रखते हुए आप वो जो है यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, सो इसमें दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि आप इसमें ओरल प्लस आपके विजुअल, मतलब कि आप ओरली भी प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस में वो विजुअली भी चीज़ दिखा रहे हैं कि ये चीज़ है, आप जो चीज़ आप ओरली डिस्कस कर रहे हैं वो सामने आपके चीज़ें है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दी, जैसे ये एक प्रोफेसर साहब हैं, जैसे एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अपनी माइक को म्यूट कर दें प्लीज़, वरना मुझे यहाँ से थोड़ा सी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, माइक्स को म्यूट करें, सब के सब चेक कर लें। और ठीक है, तो ये देखें, अब कोई चीज़ जो है वो लैब के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कोई चीज़ वहाँ पे विजुअली दिखा के वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कोई चीज़ आप जैसे लैब में लेके जाते हैं बच्चों को सारी चीज़ें, सो वहाँ पे वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो दिस एक्चुअली मेथड इज कॉल्ड दी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो यहाँ पे क्या होता है कि नॉलेज बिकम्स परमानेंट बिकॉज दिस मेथड रिक्वायर्स डिफरेंट ह्यूमन सेंसेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है आप इस मेथड के अंदर काफ़ी सारे आपके विजुअल्स जो है रिक्वायर्ड्स होते हैं। जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देखें कि काफ़ी सारे लोग डिफरेंट चीज़ों से इसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, इसको स्किल्स टच भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे इसके अंदर आपके जो है यूज़ होते हैं। सो इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। देयर्स नो टाइम इज़ वेस्टेड बिकॉज स्टूडेंट सी द प्रोसेस लाइव एंड अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे इसमें कोई भी, जैसे लेक्चर मेथड के अंदर सिर्फ हम थ्योरी डिलीवर कर रहे हैं, उसके अंदर बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, पता नहीं क्या प्रोसेस है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप कम्प्लीटली थ्योरेटिकली आप उनको समझा दें, या कम्प्लीटली जो भी बायो के कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उनको विजुअली भी दिखाएंगे सारी चीज़ें, तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा इसको। इट मीन्स के अगर आप यहाँ पे अदनान, इट मीन्स वी यूज़ टेक्स्ट बुक्स। जी, टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बुक्स आप उठा के वहाँ पे उनको दिखा सकते हैं। सो भाई माइक ठीक है, अब मुझे इसलिए वापस जाना पड़ा, माइक्स को म्यूट रख दें, फिर ऑन ना करें माइक्स को। Sir, at present you are giving us a lecture demonstration. जी, You are using that. You are using lecture demonstration method at the moment. लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें कोई मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मैं आप इसको कहेंगे, यहाँ पे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो रही है, मैं आपसे डिस्कशन भी कर रहा हूँ, इसके अंदर आपसे 2 वे कम्युनिकेशन भी है यहाँ पे। सो इट्स अ कम्प्लीटली, जिसको ये लग रहा होगा कि ये मे बी सर का लेक्चर मेथड है, समटाइम जैसे मैं बीच में कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं जस्ट कंटेंट ही डिलीवर कर रहा हूँ, ये कंटेंट जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके लेक्चर मेथड में भी आ जाता है। मगर यहाँ पे हम जो है वो थोड़ी सी एक्टिव लर्निंग को भी ले रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, तो दैट मेथड इज आल्सो डेमोन्स्ट्रेट में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर रहा कि मैं कोई चीज़ आपको दिखा के उसको डेमोन्स्ट्रेट करूँ। सो आई एम नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग एनीथिंग। सो आप इसको या तो लेक्चर मेथड में लेके चले जाएँ, ठीक है जी, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। मैं कोई चीज़ हाँ लेके आता और सारी चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता, तो आप कर सकते हैं। बाकी पीपीटी डजंट मीन कि आपको ये भी कंटेंट है जो इसको मैं देखकर पढ़ रहा हूँ, मगर मुझे कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी होती तो मैं यहाँ पे कोई चीज़ आपको जिस टॉपिक के हवाले से हो वो मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा के फिर इसको जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकता था, ठीक है। सो उसके बाद दे कन्विंस दोज हु माइट अदरवाइज डाउट दैट आई थिंक कुड बी डन दैट दे देमसेल्व्स कुड डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे, अगर आप लेक्चर मेथड को देख लें
तो अगर आप लेक्चर मेथड दे रहे हैं तो अगर वहाँ पे लोगों को ज़्यादा डाउट्स होते हैं, पता नहीं ये कैसे प्रोसेस समझा रहा है, पता नहीं ये चीज़ है भी या नहीं है, क्योंकि उसको वो बच्चे प्रैक्टिकली नहीं देख रहे हैं। तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन से क्या होंगे, उनके जितने भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। यही पर्पज़ होता है कि हमारे पास जो चीज़ आप उनको विजुअली दिखाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अगर उनको वर्बली चीज़ें बताएंगे। तो ये तो कॉमन है कि अगर आप मुझे जो चीज़ प्रोसेस समझा रहे हैं, मैं कहूँगा यार ये नई चीज़ें मुझे क्या पता है, पता नहीं ये वर्केबल है या नहीं है, तो मुझे उस पर काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। मगर आप मुझे वो प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाएंगे जो आपने मुझे बता रहे हैं, अगर वो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी एज़ कम्पेयर टू अगर मुझे ओरली उसकी प्रेजेंटेशन आप देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे ऐसे थे कि मॉडल्स वगैरह होते हैं जो बच्चे कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एक तो मैं खाका जाके उसको ओरली प्रेजेंट करके आता हूँ, मगर जब हम वो कहते हैं कि नहीं आप इसके डेमोन्स्ट्रेट आके करें, डेमोन्स्ट्रेट क्या करें, वो बच्चा एक सैंपल के तौर पे बना के जाके उसको लेके जाएगा, फिर वहाँ पे जाके उसको कंप्लीट इस प्रोसेस को के थ्रू मॉडल के थ्रू समझाएगा। तो वो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड आता है दैट इज़ वेरी इंटरेक्टिव, हमारे पास एक्टिव लर्निंग के लिए भी हमारे पास होता है और टीचर्स काफ़ी सारे यूज़ भी करते हैं हमारे क्लासेस के अंदर। तो ये डिस्कशन मेथड है। डिस्कशन मेथड, सो डिस्कशन मेथड क्या है और कब यूज़ किया जाता है, सो जस्ट गेटिंग डिस्कशन, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। सो एक तो लेक्चर मेथड के अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जैसे मोस्टली बस बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ और फाइनली एंड तक मैं चला जाऊँगा अपना कंटेंट पूरा करके, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो ठीक है, वरना वो अपनी स्पीच पूरी करके चला जाता है। ठीक है, बस ऑडियंस उसको सुनने के लिए बैठी होती है। तो मोस्टली लेक्चर मेथड में ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर दोनों सारे सेंसेस बच्चों के यूज़ हो रहे होते हैं, वो देख भी रहे होते हैं, वो से वो सोच भी रहे होते हैं, कॉग्निटिव आप ब्रेन भी लगा रहे होते हैं, उसके जो है वो हैंड्स भी यूज़ करें, स्किल्स भी उनके डेवलप हो रहे हैं, वो टच भी करें, कुछ चीज़ों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं उस मेथड के अंदर। मगर डिस्कशन मेथड क्या है, जिसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, जस्ट आई एम आस्किंग फ्रॉम मोहम्मद माजिद 133। जी माजिद। जी सर। जी, व्हाट इज डिस्कशन मेथड एंड वेयर यू कैन अप्लाई, हाउ यू कैन अप्लाई? सर डिस्कशन मेथड में ऐसा होता है कि हम साथ साथ लेक्चर भी दे रहे हैं और साथ साथ ऑडियंस से या तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उससे हम मतलब उनकी जैसे अभी आपने लास्ट वाला जो है वो पूछा था, साथ साथ आप लेक्चर सही से कुछ पॉइंट्स मिल जाए, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी ना किसी स्टूडेंट से हमें न्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जबरदस्त जी। इसके अलावा कौसर परवीन जी। सर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ डिस्कशन मेथड, जैसे हम अभी भी डिस्कशन मेथड पर ही चल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम के, जब आप लेक्चर डिलीवर करते हैं उसके बाद हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं, आप हमें एक पॉइंट देते हैं और हम उसको लेकर चल रहे होते हैं। तो बेसिकली इट्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कि जिसमें आप अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन एक टीचर इस वक्त एक गाइड के तौर पर रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि डिस्कशन को किस साइड पर लेकर चलना ये डिपेंड करता है टीचर पर कि डिस्कशन उस टॉपिक की तरफ आ रही है या टॉपिक से हट रही है। तो मोस्टली इट्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जिसमें क्वेश्चनिंग अराइज फ्रॉम स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रॉम टीचर एंड आंसरिंग फ्रॉम स्टूडेंट एज वेल एज फ्रॉम टीचर, यानी कि बोथ पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्वड बट मोस्टली द स्टूडेंट्स आर एंड द ऑडियंस प्लेड अ ग्रेटर रोल। थैंक यू जी। इसमें नज़ाकत अली जी सर, नज़ाकत अली फ्रॉम टोंडो। जी नज़ाकत सर, इन discussion method we share our ideas, our knowledge, our expertise. It is a kind of student center method where we use the discussion method. Right. That's all, sir. सही, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा जी, जी डबल वन जी अस्सलाम वालेकुम जी प्लीज।
बात करें। जी सर। हाँ जी। हाँ सर, डिस्कशन मेथड में हम स्टूडेंट्स को कुछ काम दे देते हैं जो आपस में वो डिस्कस करते हैं, या टीचर भी उनके साथ कुछ ना कुछ वो काम डिस्कस करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। एक होता है आर्ग्यूमेंट, जिसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट होता है, कोई नतीजा नहीं निकलता। डिस्कशन में किसी नतीजे पे हम निकलते हैं, उसको कहते हैं डिस्कशन। तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, इसको इस मेथड को कहते हैं डिस्कशन मेथड। सही सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई भी बताए कि हाउ कैन यू स्टार्ट द डिस्कशन मेथड, हाउ यू विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी। सर मोहम्मद वकास सर। जी वकास, आप ये मुझे बताएं कि आप किस तरह ये डिस्कशन मेथड करवाएंगे एज अ टीचर, ताकि हमें क्लियर हो जाए। बाकी बातें तो वही हैं। जी सर, बच्चों के सर हम 2 ग्रुप बनाएंगे सर। हाँ। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग बच्चों के ग्रुप बनाएंगे सर, 2 ग्रुप बनाकर ए और बी। सर उन लोगों को कोई टॉपिक देंगे, अभी कहेंगे इसके ऊपर डिस्कस करो। इस तरीके से हम डिस्कशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं सर अपनी टीचिंग लाइफ में सर। सही, जबरदस्त। चलें, थैंक यू। इसमें आप डिस्कशन। उमैर अली है सर। जी उमैर। हाँ सर, डिस्कशन मेथड के लिए सर सबसे बेस्ट जो हम एप्लीकेशन एक पढ़ते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी है, जो जैसे कि आपने बताई थी, थिंक पेयर एंड शेयर, ये जो है उसके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स को आप जो है क्या कह सकते हैं कि भाई कोई भी आप टॉपिक उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर लेसन है तो डिवाइड करके बता दें कि भाई ये पोर्शन ये बच्चा पढ़ेगा, ये पोर्शन ये करके। फिर उसके बाद जो है वो पेयर बनाए, और पेयर बना के वो जो शेयरिंग होगी तो वो भी जो है वो एक डिस्कशन का ही हिस्सा है सर। चले, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास और भी आएंगी। अच्छा जी वालेकुम सलाम सदाम। जी सदाम। सर डिस्कशन मेथड में सर फॉर एग्जांपल पाण वटि जेकॾहिं मवाद घणो आहे, पाण ॿारनि खे ग्रुप में डिवाइड करे हिकिड़ो टॉपिक ॾेई था छॾूं, पोइ उन्हनि खां पुछा था कि बाबा हर को पंहिंजो ॿुधाए था, ॿिया उहा नोट करे वठनि। इन खे पाण डिस्कशन मेथड चई सघूं था। मतिलबु ॿारनि खे इन्वॉल्व करणु हूंदो आहे, घटि वक़्त में वधीक कम करे सघूं। ठीक, गुड। अच्छा, बस यहाँ पे मैं 1-2 पार्ट नहीं, अब कोई भी बात नहीं करेगा। मैं बशीर चले, बशीर ने बात नहीं की, बशीर बात करें। जी बशीर। हाँ सर, ये डिस्कशन मेथड में इहो आहे त असां जेकॾहिं कोई भी टॉपिक ॾियूं, मिसाल तौर ते बॉडी पार्ट्स जेके आहिनि, फंक्शन्स ऑफ बॉडी पार्ट्स हुजनि सर, त उन्हनि जे बारे में जेको आहे सो असाइनमेंट छोकिरनि खे ॾियूं, पोइ वरी उहे माना जेको आहे सो उन्हनि ते कमु कनि, असाइनमेंट ठाहे अचनि, पोइ वरी असां डिस्कशन कयूं क्लास में। त हर को पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाईंदो त इहा डिस्कशन हूंदी सर। माना सभु ॿुधाइनि, ऐं टीचर बि इन्वॉल्व हुजे ऐं स्टूडेंट भी हुजनि इन्वॉल्व सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे RS में। थैंक यू। अब माइक्स को म्यूट कर दें प्लीज। यहाँ पे मुझे बताएं राहिला 139, कोई भी डिस्कशन मेथड की एक एक्टिविटी मुझे बताएं। राहिला। जी राहिला। सर नहीं, कोई और नहीं बात करेगा। राहिला। इसके अलावा कुरतलैन। जी मैडम कुरतलैन। आप जिनके नाम ले रहा हूँ उन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया। जी कुरतलैन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी कोई भी एक एक्टिविटी मुझे बताएं डिस्कशन मेथड। जी सर। जी बात करें। हेलो। जी बात करें कुरतलैन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कौन? वालेकुम सर, हम लोग डिबेट करा सकते हैं डिस्कशन मेथड में। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लें, एक को कहें कि साइंस की ब्लेसिंग बताए और दूसरा ग्रुप साइंस के कर्स बताए, यानी डिसएडवांटेजेस जो टेक्नोलॉजी की वो। तो उससे टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करे और देखे कि कौन सा ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे रहा है। इससे बच्चों की एक मेंटलिटी बढ़ेगी और वो मुख्तलिफ आइडियाज एक दूसरे के नॉलेज को एक्वायर कर सकेंगे, हासिल कर सही। थैंक यू। अच्छा पीछे तो देखो आगे। अच्छा इसमें जेमी आप जो है यहाँ पे जेमी आई थिंक, पीछे तो देखें, आगे देखें,
ये क्या लिखा हुआ है? एनीवे सर, मोहम्मद अली सर करंटली ऑन लेक्चर मेथड वेरियस व्यूज ऑफ आवर रिस्पेक्टेड प्रेजेंट डिस्कशन मेथड। चलें अब हम डिस्कशन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब डिस्कशन मेथड के अंदर ये सेम चीज़ हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे ज़्यादातर हम जो ट्रेनिंग्स वगैरह में भी करवाते हैं, ताकि अब देखें जैसे मैंने एक क्वेश्चन कोई भी प्रोप किया, अब क्वेश्चन आंसर से भी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिस्कशन, आप माइक को म्यूट कर दें प्लीज़। सो इसी तरह हम डिस्कशन मेथड को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारे आप एक्टिविटीज़ जब बनाएंगे तो डिस्कशन मेथड को एक चीज़ का इंपॉर्टेंट यहाँ पे ख़ास ख्याल रखें कि डिस्कशन मेथड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपको डिफ़िकल्टीज पाएंगे। सिर्फ वैसे नहीं कि डिस्कशन मेथड आप ऐसे स्टार्ट कर दें और आपके बस समझते हैं कि बस वो ऑडियंस उसको वेक नहीं चाहिए। अब मोस्टली होता क्या है, एज बीइंग टीचर्स हम ट्रेनर्स होते हैं तो हम डिस्कशन करने के लिए हम टॉपिक्स डिफरेंट जो है वो असाइन करते हैं कि ये टॉपिक्स है, आप ये हैंडआउट्स पढ़ें और इसके ऊपर डिस्कस करें। तो वो क्या करते हैं इसमें, फिर हम उनको ओपनली छोड़ देते हैं। फिर वो उससे क्या होगा, एक तो अब वहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जो तो यहाँ तो उनकी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर वहाँ पे स्लो लर्नर्स है तो यहाँ बिल्कुल जो है नहीं है उनके लेवल के। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि डिस्कशन मेथड तब स्टार्ट कीजिए, तब कीजिएगा जब ऑल आर द इक्वल, जब सब सेम लेवल के होने चाहिए, उसमें कोई भी आप समझते हैं कि तब वहाँ पे ज़्यादा, मेरा जो एक्सपीरियंस भी है कि वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता जब बंदे जो हैं आपके ऑडियंस इक्वल नहीं है। वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं बिल्कुल हाई लेवल के लोग हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होगी, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव डिस्कशन नहीं होगी। तो कोशिश करें कि आप समझते हैं कि यहाँ पे जो ऑडियंस है मेरी वो सब जो है एक ही लेवल के हैं, टीचर्स हैं तो टीचर सब एक ही लेवल के हैं, मैथमेटिक्स के अंदर या जो भी साइंस के अंदर तो सब एक ही लेवल के टीचर्स आते हैं। इसी तरह बच्चों के अंदर भी जो हम देखते हैं कि अगर मैं समझता हूँ या तो उनको ग्रुप से ऐसे बनाएं जो डिस्कशन के लिए बना रहे हैं कि आप उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी हो कि सब सेम एक ही ग्रुप तरीके से बने हों, इक्वली हों, ठीक है। फिर उसके अंदर ये चीज़ें हम करवा सकते हैं ताकि वो इसके लिए क्लियरली आप प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन आंसर से इसके अंदर आप कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोबिंग आप देके, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कशन मेथड में एक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन, या इसको प्रोब कहते हैं कि वो उससे हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ आपके पास आएंगे। तो डिस्कशन मेथड के अंदर चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं कि इसके अंदर जो है कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। तो मोस्टली आप देखें डिस्कशन मेथड्स के अंदर टीचर्स क्या करते हैं कि रिस्पॉन्ड जो है वो करते हैं। आप इसके ऊपर फ़ौरन, क्योंकि डिस्कशन मेथड में काफ़ी सारे आपको ऐसी ऑडियंस भी मिलेगी, कोई तो बिल्कुल आप समझते हैं जो टॉपिक आपने डिस्कस कर रहे हैं वो अगर उसके बारे में आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो आपको ऑडियंस कभी भी छोड़ेगी नहीं। तो इसके लिए आप हर तरीके से लिहाज से रेडी रहें। अब वो तो वहाँ पे स्कूल्स में तो बच्चे हैं वो टीचर के सामने इतना ज़्यादा नहीं करते, मगर आप किसी बड़े फोरम पे जाएंगे तो जब कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एक तो लेक्चर आप दे रहे हैं तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, आप रॉन्ग राइट जो भी आ रहा है डिस्कस कर रहे हैं, ऑडियंस आपको सुन रही है, मगर जब आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके डिस्कशन मेथड में, प्रिंसिपल्स हैं आप डिस्कशन मेथड के यू हैव टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। आपको किसी भी तरीके से उसको रिएक्ट नहीं करना कि आप उस पर गुस्सा करें या एंगर दिखाएं, कोई मूड बना लें। मोस्टली होता है, हम ट्रेनिंग्स में होता है ऐसे, अगर फेस टू फेस में हम जाएंगे तो मोस्टली ऐसे इरिटेटिंग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बिल्कुल समझते हैं कि रिलेवेंट ही नहीं है टॉपिक से, फिर भी वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तंग करने के लिए। तो वहाँ पे आप ये आप लोग कर सकते हैं, या इवन आप डेली लाइफ में आप देख लें डिस्कशन जब भी होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। डिस्कशन मेथड में ये बड़ा लॉस होता है, डर होता है कि पता नहीं यार ये ऑडियंस इतनी बैठी हुई है, 100 लोग 50 अब देख मेरे साथ, तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर बैठे, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं या नहीं कर सकूं। तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो उसको बिल्कुल एक जो पैशन तरीके से आप जो है उसको रिस्पॉन्ड करें, रादर देन आप उस पर गुस्सा करें, रिएक्ट करें, कोई आप जो है वो उस पर मूड बना लें या आप क्लास छोड़ दें। सो ये मैं देख रहा होता हूँ लास्ट वाले सेशन में जो डॉक्टर मीरासन साहब का होता है, सब लोग गुस्से से देख रहे होते हैं सर को, पता नहीं क्यों ये ऐसे है। हालांकि वो डिस्कशन मेथड ही यूज़ कर रहा होता है, सारा दिन मैंने उसको देखा सर को माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जा रहा होता है। मगर वहाँ पे हमें प्रिपेयर होना है कि डिफरेंट तरह के जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अब वेदर देयर शुड बी द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोई आ जाए, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसकी आपको नॉलेज हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले डिस्कशन मेथड में, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। उसके अलावा आपको हमेशा डिस्कशन मेथड में आपको वी आर स्माइल टू द क्लास,
आपको हमेशा बस जो है वो स्माइल पास करनी है। आपको फेस पे कोई भी इस तरह एक्सप्रेशन एज अ टीचर, ये फीलिंग्स होती हैं जब हम टीच करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे लेक्चर हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो या प्लस में डिस्कशन मेथड हो। तो इसमें सब में जो है आपको बिल्कुल कूल रहना है, काम रहना है और वी आर स्माइल आपको पास करनी है। जैसे डिस्कशन मेथड में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, अब उनकी मर्जी है, अब वो आपसे कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, उनके ओपिनियंस होंगे। तो इसका आपको जो है हमेशा जो है वो खुश तबीयत रहना है। इसके अलावा वंस एग्रीड क्लैरिफाइड देन नो मोर डिस्कशन। डिस्कशन मेथड में एक लिमिटेड टाइम होता है कि उसमें बार बार चीज़ें, एक काफ़ी सारे लोग होते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं आपके और डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो उसमें एक बार एक बंदे ने पूछ लिया, फिर दूसरी मतलब एक मतलब आपने क्लियर किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसको बार बार जो है आप रिपीट ना करवाएं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। अप्रिशिएट द एडवर्स ओपिनियन, डोंट टेक देम पर्सनल। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास डिस्कशन मेथड में कि मोस्टली क्या होता है कि काफ़ी ऐसे आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑडियंस होती है, चाहे आप अगर एडल्ट लेवल पे चले जाएं, कहीं अगर बड़े फोरम पे आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ एडवर्स निगेटिव ओपिनियंस आ जाते हैं, या इस तरह जो है आपको इरिटेटिंग जो है ओपिनियंस आ जाते हैं। कोई ऐसा आपसे क्वेश्चन कर ले, कोई आपको ऐसे नेगेटिव तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करे कि भाई इसको तो आता ही नहीं है, इस तरह भी। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एडवर्स आपके पास भी हो सकता है, कुछ ऐसा मिसहैप भी हो सकता है, तो उस टाइम पे उसको पर्सनल नहीं लेना। कि काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं, यार ये पता नहीं क्यों मुझे इस तरह देख रहा है, इस तरह जो है पूछता है, मेरी क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि यू हैव टू अप्रिशिएट दैम। एडवर्स ओपिनियन चाहे कोई भी आपको आ रहा है, तो उसको पहले अप्रिशिएट करो, उसको एक्सेप्ट करें, फिर उसको आप लेट देम के आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझाएं, गाइड करें, मगर उसको पर्सनल नहीं लेना, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। देन लास्ट हम आते हैं कि अवॉइड इरेलेवेंट डिस्ट्रैक्टर्स। तो आपको अवॉइड करना होगा इस डिस्कशन मेथड के अंदर, प्रिंसिपल है इसका कि यू हैव टू अवॉइड इरेलेवेंट डिस्ट्रैक्टर्स। जो भी हमारे पास इस डिस्कशन मेथड के अंदर, जैसे कोई भी आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है, क्लास के अंदर शोर कर रहा है, बिल्कुल आपके क्लास का माहौल, डिस्कशन का माहौल ख़राब कर रहा है, तो उस टाइम उसको आपको इरेलेवेंट जो हैं उसको अवॉइड कर लें। डिस्ट्रैक्टर जितने भी आ रहे हैं जो आप समझते हैं कि डिस्ट्रैक्ट पैदा करें, इरेलेवेंट क्वेश्चनिंग कर रहा है वगैरह वगैरह, तो आप कोशिश करें उनको अवॉइड किया करें। तो ये चीज़ें। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड, तो एम्फसाइज ऑन लर्निंग एंड इंस्टेड ऑफ टीचिंग। इसमें ज़्यादातर जो हम टीच नहीं कर रहे, जैसे बाकी हम मेथड्स के अंदर हम टीचिंग का ज़्यादा रोल था, तो यहाँ पे लर्निंग होनी चाहिए, सीखें एक दूसरे से, क्योंकि डिस्कशन मेथड में काफ़ी सारे ब्रेन्स होते हैं, सब एक ही माइंड के होते हैं, वो उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे तो वो हम एक दूसरे से भी सीख रहे हैं डिस्कशन मेथड से, ठीक है। तो ये इसका ज़्यादा बेनिफिट है, एडवांटेज है हमारे पास। ट्रेनिंग इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वायरमेंट में है, आप जो है वो ट्रेन कर रहे हैं अपने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो यहाँ पे ज़्यादा होती है। आप ऑफ कोर्स किसी टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसमें डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग हो रहा है, इसमें आपका एक डेमोक्रेटिकली जो है आप थिंक कर रहे हैं, आप सबके साथ मिलजुल कर जो है वो डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, टॉपिक के हवाले से, तो ये इसका एडवांटेज है। इसमें डेमोक्रेटिक जो आपके जो पर्सनल डेवलपमेंट भी है, तो वो भी हो रही है इसमें, ठीक है। आप इसमें पार्टिसिपेशन बाय एवरीबॉडी, सो लर्निंग इज मेड इंटरेस्टिंग। सो इसका ये भी बेनिफिट है कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें कोई भी एक्टिव लर्निंग हो रही है डिस्कशन मेथड के अंदर, और हर कोई अपने अपने एक दूसरे से सीख रहा है, यहाँ पे डिस्कस कर रहा है उन चीज़ों को, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। मगर इसको अगर आप प्रॉपरली और एक बिल्कुल एक प्रोटोकॉल्स के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर तरीके है। और इन ट्रेनिंग इन सेल्फ एक्सप्रेशन, और इसमें आपको खुद की सेल्फ एक्सप्रेशन भी कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेल्फ डेवलपमेंट भी इसके अंदर होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे डिस्कशन मेथड में आपका। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं हमारे डिस्कशन मेथड का। एक और हमारे पास मेथड आता है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी पुअर लेक्चर में स्लाइड्स जस्ट 2 बार। अच्छा, जेमी के पास चलें जी, ये आप जो भी हैं ना जिनके पास नेटवर्क सही चला, तो वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करें प्रेजेंटेशन की वहाँ पे चैट बॉक्स में, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पे शो हो जाए। जैसे जेमी के साथ इशू है, पुअर लेक्चर में, पूरे लेक्चर में 2 स्लाइड्स 2 बार शो हो रही हैं, तो दिस कांट फोकस, वी कांट डन। चलें, इसको आप स्लाइड्स वगैरह जो है शो क्या करें। चलें, इस असाइनमेंट मेथड, एक होता है असाइनमेंट मेथड, दूसरा होता है हमारा टीचिंग मेथड प्रोजेक्ट मेथड।
So who can discuss this assignment method? Assignment method क्या है? जी ऑडियंस, यहाँ से मैं जस्ट रेज योर हैंड, मैं पूछ रहा हूँ। मैं नीचे जाऊँगा, जेड से स्टार्ट करूँगा, जेड वाले लोग आते ही नहीं हैं। इसमें आएगा जीशान सिद्दीकी 159। जी जीशान साहब, व्हाट डू यू नो अबाउट द असाइनमेंट मेथड? जी जी स्केलेटन के बारे में पढ़ा है, क्या कर सकते हैं कि आप इनसे जो प्रोग्रेस फाइल बनवाते हैं बच्चों से, और प्रोग्रेस फाइल में आप क्या करते हैं, आप जितने भी क्लास में टेस्ट ले रहे होते हैं वो उसमें लगवाते हैं बच्चों से। इसी तरह आप जो असाइनमेंट पूरे साल में बच्चों को दे रहे होते हैं वो आप कहते हैं कि उस असाइनमेंट से आपने इसमें रखने हैं। तो आप जैसे रजिस्टर सिस्टम आपने उनको पढ़ा दिया, आप उन्हें कहें कि आप एक नीट एंड क्लीन कलरफुल डिफरेंट कलर डाइजेस्टिव सिस्टम के साइज शीट पर घर से बना कर लेंगे, और फिर उसके लिए आप एक रैंकिंग डिसाइड कर लें कि आपके इस असाइनमेंट के लिए आई विल असाइन यू 5 स्टार्स, या आप उनको कहें कि दिस assignment will be included in your monthly assessment test marks। तो उससे आप मार्क्स भी रख दें। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मार्क्स रखे हैं असाइनमेंट पर, तो वो असाइनमेंट मार्क्स आप उनको असाइन करें उस असाइनमेंट पर, और उनकी प्रोग्रेस फाइल में आप उसको अटैच करा दें। चलो गुड। तो इसी तरह हर टॉपिक के लिए हम कोई भी असाइनमेंट दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू जबरदस्त। चलें, थैंक यू। इसके अलावा आई एम रिक्वेस्टिंग जुल्फकार अली फ्रॉम दैट सर 21। जी जी हाँ, जुल्फकार अली जी, जुल्फकार भाई, जुल्फकार सर आई विल talk about on assignment method। जी असाइनमेंट मेथड जी। The assignment method is a way of allocating organization resources in which each resource is assigned to the particular task। सही, चलें आगे। अच्छा, असाइनमेंट मेथड, हाँ इसमें आप इसकी एप्लीकेशन भी मुझे बताएं, बस इसको हम डिफाइन ना करें भले भी, जस्ट मुझे बता दें कि असाइनमेंट मेथड आप कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे आपने कभी तो वो मुझे बता दें बस। जी जी जी। The assignment method is used to determine what resources are assigned to which department, machine or center of operation in the production process। The goal is to assign resources in such a way to enhance production efficiency, control cost and maximum profit। थैंक यू सो मच जी। जुल्फकार अली 50 बात कर रहे थे मेरे ख्याल में। जी जुल्फकार अली। सर मैं असाइनमेंट मेथड ये समझाऊं कि कोई पर्टिकुलर टास्क बच्चे को दिया जाए, उसको इंगेज किया जाए उस टास्क के अंदर। मिसाल के तौर पर उसको कोई किसी चीज पर दी जाए और वो बच्चा उस जी आवाज आपकी नहीं आ रही। चलें, यहाँ पे तारिक अली मोहम्मद अली 23। नहीं, जस्ट मिनट, तारिक अली 139। जी तारिक अली। हेलो सर। जी जी, कौन? सर जयवंती। हाँ जी जयवंती आ जाइए। जी जयवंती। सर असाइनमेंट मेथड में जेको थींदो आहे इहो सर राइटिंग स्किल्स प्रिपेयरिंग अमंग लर्नर थींदो आहे, सेल्फ लर्निंग थींदी आहे अगरि पाण ॿारनि खे ॾींदा आहियूं त। ज़बरदस्त। इन खां अलावा साईं आऊं ॿुधायां असद अली। हाँ ॿुधायो अगरि असाइनमेंट जी जी हेलो हाँ ॻाल्हायो। सर
असाइनमेंट में इहो हूंदो आहे टीचर जेको आहे ॿारनि खे क्लियर इंस्ट्रक्शन्स ऐं माइलस्टोन्स ऐं ग्रेडिंग क्राइटेरिया जे बेस ते ॿारनि खे को कमु ॾेई छॾींदो आहे ऐं इन खां पोइ उन्हनि खे फीडबैक ॾियणो हूंदो आहे ऐं इन्हनि खे उस्ताद जेको ॿारनि खे चैलेंजिस आहिनि उन्हनि जे बारे में उनखे ॿुधाइणो। सही, जबरदस्त। अच्छा, बाकी जो है वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि जिस दीवान द वेरियस टास्क आर गिवन टू स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे अभी क्वेश्चन है, जो भी बात करेगा मुझे बताएगा कि जैसे काफी लोग इसमें भी कंफ्यूजन है कि असाइनमेंट मेथड और प्रोजेक्ट मेथड में फर्क क्या है, मुझे कौन बताएगा ये? जी जी, जो भी बताएगा आज टी ब्रेक में टीम की तरफ से उसको। जी सर, डबल असाइनमेंट मेथड में जो है प्रोजेक्ट मेथड जो है इसी का एक टाइप है। अच्छा, ठीक है जी सर, इसमें जैसे ग्रुप असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट असाइनमेंट हो गए, टॉपिक असाइनमेंट्स हो गए, तो जो भी उनको ग्रुप बना के उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो किसी को प्रोजेक्ट असाइनमेंट की जाती है, किसी को टॉपिक, या किसी को क्लास के अंदर मुख्तलिफ जो है सम दिए गए। दिस इज रिलेटेड टू स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स के क्लास में मुख्तलिफ प्रॉब्लम दिए गए, उनको सॉल्व करने के लिए ग्रुप बना दिए गए, या फिर होमवर्क के लिए दे दिया गया कि दे शुड गो फॉर इन ग्रुप्स एंड they should make some projects and models. This is assignment method teaching techniques. Okay, चलें इसमें फिर भी मतलब कि आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड भी जो है, क्योंकि ये दो अलग मेथड हैं, एक असाइनमेंट मेथड है और दूसरा प्रोजेक्ट मेथड, डिफरेंट है। ये जनरली हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, साइंस में यूज होते हैं आपके। जी जी, वालेकुम सलाम। जी अशफाक, जी अशफाक बताओ। हेलो, 17 मोहम्मद जी वकास बताओ। सर असेसमेंट मेथड में कितना जियो अशफाक चाहे पेड़ जो टाइम सर असाइनमेंट सर मोहम्मद वकास दिलशाद अली 06 वकास गालाए पो सर दिलशाद एकड़ो मिनट दिलशाद अशफाक पेरा गालाए पो वकास पो दिलशाद। जी साईं अशफाक असाइनमेंट मेथड में जेको हूंदो आहे सर, उन में असां असेसिंग कंदा आहियूं। जी मिसाल आहे, हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे जेको उहो मूं क्लास में कयो, त उन खां पोइ 3 ॿार खे असाइनमेंट लाइ ॾेई छॾिया, त छा ॿार खे ॻाल्हि सम्झ में आई या न आई, उहो पंहिंजे घरां करे असाइनमेंट प्रोजेक्ट में जैसा समझ आया सर। हेलो जी जी हेलो जी जी अच्छी तो आवाज जी जी आवाज अच्छी तो गलायो तो। हां सर, असाइनमेंट जेको आहे न रिलेटेड हूंदो आहे, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। सही है, गुड। हिकिड़ो मिनट जस्ट मूंखे ऐं प्रोजेक्ट जेको बेस जी 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 गलायो हाँ सर, प्रोजेक्ट असाइनमेंट जेका प्रोजेक्ट मेथड हूंदो आहे, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल लाइफ and related with the research. ठीक है, ठीक है। हेलो जी जी हिकिड़ो मिनट मूंखे अशफाक जो हिकिड़ो मिनट बस हिकिड़ो मिनट मेरे सां ॻाल्हाइणो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, मूंखे ॾे हिते सोसाइटी में किधर है तो अल्लाह वाला जी मारे आ जाने। थोड़ा वेट कर। हां ठीक है हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। 17 मोहम्मद वकास सर। ठीक है, जी जी वकास ठीक है। प्लीज बैक गाइस। कैंटीन वाला के चाहे सर 17 मोहम्मद वकास सर मोकले जी। अरे ठीक है, असल में बीरसन साहब है तो डिस्कस करना जी। नेक्स्ट बैच असां वरी स्टार्ट करेंगे से ऐसा जी सिंध वरी नेक्स्ट बैच असां जो जी वरी ऑनलाइन था क्यों सर आपने जी सर आपने जो असाइनमेंट दी थी हाँ उसमें अब मैं आपको समझा देता हूँ। माशाल्लाह आप लोग सब जो है वो काफ़ी सारे इंटेलिजेंट भी हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं इनको असाइनमेंट और मैं जस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बस आप ये कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ सकें कि असाइनमेंट मेथड देखें। असाइनमेंट जब मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आप बना कर आएँ। अब आपकी जो है वो मर्जी है उसको किस तरह से भी बना के आ जाएँ। तो उसमें हम असाइनमेंट मेथड में बिगनिंग बताते हैं कि भाई ये टॉपिक है, इस पे जो भी दिल करे वो करके आए आप लोग।
ठीक है, वो कैसे करते हैं वो आप लोगों की मर्जी है। आप असाइनमेंट मेथड के अंदर आपकी जो है वो हम जस्ट जो आपका टीचर होगा उसमें वो उसको बिगिनिंग देता है, ये याद रखें असाइनमेंट मेथड में। मगर जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें मैं जस्ट उसकी एंड देता हूँ कि मुझे ये चीज़ बना के आपको देनी है, ये रिसोर्सेज होंगे। तो असाइनमेंट मेथड में बिगिनिंग देते हैं और प्रोजेक्ट मेथड में वी आर जस्ट गिविंग यू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब भाई ये चीज़ है, मुझे एक प्रोजेक्ट है, मुझे भाई आप जो है वो एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बना के दें मैं टीचर्स को सिंध में ट्रैक कर सकूं, ये मेरी एंड प्रोडक्ट हो गई। सो ये प्रोजेक्ट मेथड हो गया। मगर मैं कहूँगा मुझे ऐसा आप बना के बताएं, बना के दें, किस तरह बना के देंगे तो वो कंप्लीट, आप उसको मैंने बिगिनिंग दे दी, अब वो बच्चा खुद उसके ऊपर काम करेगा और वो एक मुझे असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट करेगा। सो असाइनमेंट मेथड में जस्ट वी आर गिविंग द बिगिनिंग कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये कैसे बना के आएंगे तो वो चाहेगी। एंड किस में होती है? प्रोजेक्ट मेथड के अंदर वी आर जस्ट टेलिंग के दिस इज द एंड प्रोडक्ट, आउटकम है ये आपका, ये बना के दें, ये मुझे चीज़ बना के दें। तो वो आपका मेथड एक्चुअली आपका है कि किस चीज़ से भी फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट मेथड में आप ये है कि किस चीज़ से भी बना लें, वो आपकी मर्जी है। मगर प्रोजेक्ट मेथड में आपके जो रिसोर्सेज होते हैं कि ये चीज़ें हैं, इनमें से मुझे ये एंड प्रोडक्ट बना के दें, तो उसमें प्रोजेक्ट में आपकी एंड होती है, असाइनमेंट में हम स्टार्ट दे देते हैं कि ये चीज़ें आप ये सिंपल आप थोड़ा सा जहन को लगाएंगे कि इसमें क्लियर सेंस आ जाएगा कि ये असाइनमेंट ऐसे देता हूँ मैं आपको, कल मैंने दी कि भाई ये चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ करके दिखाएं। मगर मैं चीज़ चाहूँगा मुझे ये एमसीक्यूज आपको जो है वो कंप्लीट, ये किस तरह बनाएंगे आप लेसन प्लान इस तरह का, तो वो आप एक कंप्लीट मुझे बनाकर उसी तरह वो प्रोडक्ट मुझे बना के देंगे, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रोजेक्ट मेथड। सो ये दोनों चीजें सर मतलब असाइनमेंट मेथड में पंहिंजी चॉइस। हाँ जी, जी सर। आप लोग अच्छा सर, असां पंहिंजी मर्ज़ी पंहिंजी पसंद सां बि सर असां मतलब ठाहे सघूं था। अच्छा, हुन में प्रोजेक्ट मेथड में सर हिकिड़े क़िस्म जी रिस्ट्रिक्शन बि हूंदी आहे त जेके शयूं तव्हां सर अवेल कर ॾींदा या जेके असाइनमेंट तव्हां ॾींदा कुझु सर जी है ना सर? जी जी गुड। ये प्रोजेक्ट हम आप अभी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको आप और फर्दर देख लें, वो मैंने जस्ट सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन दी। तो देखें असाइनमेंट मेथड में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टीचर आपसे शेयर करता है कि आप जो है किस तरह करेंगे। उसमें पहला काम आपको उसका जो वे होगा असाइनमेंट मेथड में कि उसके ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लें। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, भाई आप कल जो है 10 ये कर लें, उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि आप इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन ऑब्जेक्ट कर लें कि असाइनमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्योंकि ठीक है ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को देखकर बच्चा जो है वो आपका कवर करेगा। इसमें कोई नो रिपीटेशन नो प्रोडक्शन होती है। उसके अंदर ये हम ये भी कहते हैं कि इसके अंदर डेवलप स्ट्रेस के हम इसका में भी पर्पस होता है कि हम बच्चों के अंदर ये एक हल्का फुल्का जो है वो स्ट्रेस पैदा करते हैं, मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव के, ताकि वो बच्चे एक समझ सकें कि ये हमें काम करना है और उस तरह जो हम कर सकते हैं। इसके अंदर डिफाइंड रूब्रिक्स आपको करना है कि ये आपको काम किस तरह करना है, तो उसके रूब्रिक्स भी हम पहले से डिफाइन कर लेते हैं ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माइक को म्यूट कर दें, ठीक है। सो ये असाइनमेंट मेथड में आपके चारों चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लें और इसके अंदर रूब्रिक भी आप बच्चों को दे दें कि ये टास्क आप किस तरह बेसिकली करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है तो वो भी उसमें डिफाइंड होती हैं, ठीक है। इसके अंदर अब वो बच्चे की मर्जी है कि उसको किस तरह करें। अब वो कोई भी प्रोडक्ट आपको दे सकता है, अब वो उसकी क्रिएटिविटी है। मगर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर इसके एडवांटेजेस हम देख लें कि जो आपके क्या कहते हैं असाइनमेंट मेथड के अंदर बच्चे इसके अंदर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं इसको जाके, जो भी होगा कि भाई इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि कायदे के बारे में लिख कर आ जाएं कल 300 वर्ड्स के ऊपर ऐसे, तो बच्चा जाएगा खुद ही उसके ऊपर जाके रीड करेगा। देखिए मैंने उसको ऑब्जेक्टिव दे दिया कि ये काम करना है आपको, इसके ऊपर करेगा। अब वो करेगा कैसे, वो उसकी मर्जी है ना। अब उसको मैंने स्टार्ट दे दिया, बिगनिंग दे दी कि भाई आपको इस पे लिख के आना है, तो अब ये चीज़ है, अब ये बना के आप उस पे लिख के आए। अब बच्चे की मर्जी है, कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, उसके अंदर हर बच्चा डिफरेंट लेके आएगा। मगर प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह नहीं होता। प्रोजेक्ट के अंदर एक ही एंड प्रोडक्ट होती है, सब बच्चे वही चीज़ बना कर आएंगे, मगर एंड प्रोडक्ट मैं दूंगा कि मुझे जो है वो एक आप मुझे इसके जो कोई भी एक स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंस की जो टीचर है मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स बता दें जो आपके साइंस के अंदर दिए होते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स उस बुक्स में भी लिखे होते हैं ब्लॉग के फॉर्म में,
काफ़ी सारे चैप्टर्स में प्रोजेक्ट्स के आप ये बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा लें, ये प्रोजेक्ट्स बनवा लें वगैरह वगैरह। एक बात सर्कुलेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम आप देखें, वाटर साइकिल, ठीक है, ठीक, गुड, जी जी, वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, केमिस्ट्री, साइंस, सही सही, जबरदस्त। तो ये डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है आप बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग, हाँ, ये मतलब कि जो पॉसिबल होते हैं वो उनके ऊपर भी हम आते हैं कि प्रोजेक्ट्स कब और कैसे करवाए जाते हैं। मोस्टली टीचर ऐसे प्रोजेक्ट्स हम ना दें कि वो बच्चे उसको रिसोर्सेज ही ना हो, कैसे करेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट मेथड का एक और बेनिफिट है कि इंडिपेंडेंट स्टडी है, बच्चा खुद जो है करेगा, इसमें मोर क्रिएटिव होगा, खुद जाके लिखेगा, खुद क्रिएट करेगा चीज़ें, इसकी बच्चे की ऐसे लर्निंग ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव बनता है, खुद सेल्फ स्टडी करने में एक्सपर्ट हो जाता है, खुद जाके एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। तो दिस इज़ द बिग बेनिफिट ऑफ द असाइनमेंट मेथड। तो असाइनमेंट्स भी बच्चों को दिया करें, ताकि फिर जब बच्चे असाइनमेंट्स लेके आएँ, उनको रूब्रिक्स आपने दे दिए हैं पहले से ही कि इतनी मार्क्स, अगर मार्किंग आपने उस असाइनमेंट को ग्रेडेड रखी है तो उसकी ये मार्किंग होगी, तो इस तरह जो है करेंगे। तो वो बच्चा खुद सेल्फ इवेल्यूएट भी करेगा उस अपने असाइनमेंट को उन रूब्रिक्स के बेसिस पे कि मुझे किस तरह असाइनमेंट, उसको गाइडलाइंस होती हैं समझे रूब्रिक के अंदर कि आपको ये असाइनमेंट के अंदर खास ख्याल रखना होगा, मगर होगी उसकी मर्जी कि वो खुद कैसे बना रहा है असाइनमेंट। जबकि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास, मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि देयर इज एन एंड, कि ये बना के आना है। तो अब उसके अंदर प्रोजेक्ट इज वेरी पर्पसफुल एंड प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल टू द डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट विद क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए इसके अंदर, बी विद इन रीच ऑफ स्टूडेंट्स इन अकॉर्डिंग विद देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी लेवल। अब बच्चों को प्रोजेक्ट्स उनके लेवल के हिसाब से दें। अब 6th ग्रेड का बच्चा है, उसको आप ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं जो उसकी लेवल का ही नहीं है, तो ये ना करें। बच्चे के लेवल और उसकी एबिलिटी, अब बच्चा जो जिसके अंदर जितनी नॉलेज और स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज आप देख रहे हैं उसके अंदर जितने स्किल्स हैं, उस हिसाब से आप उसका प्रोजेक्ट सेट करें और बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड्स के थ्रू जो है वो पढ़ाएं और दें उनको। बी फिजिबल इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड लिमिट टाइम लिमिट। तो इन 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें कि वो बच्चा जो है वो कर सकता है, ह्यूमन मटेरियल या मटेरियल उनके पास, ये रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएगा, लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल जो आपका कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें आप करके उनको दे रहे हैं तो वो करें। टाइम का खास ख्याल रखें कि बच्चा वो इतना प्रोजेक्ट आपका लेंदी ना हो कि वो बच्चा कर ही ना सके, ठीक है। तो वो आप ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट मेथड के अंदर चीज़ें काम की आती हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है, इंक्वायरी मेथड आता है। सो दिस इज़ द टीचिंग लर्निंग। ये हम इसको मैं जस्ट गो थ्रू कर लेता हूँ। साइंस के जितने टीचर्स होंगे जहाँ पे कोई चीज़ इंक्वायर कर रहे होते हैं, डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो उसको डिस्कवरी मेथड को हम कहते हैं इंक्वायरी या डिस्कवर मेथड, वेयर दे हैव टू फाइंड आउट दिस समथिंग, इंक्वायर करें कोई चीज़। दिस इज अ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर एंड फाइंड आउट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं, डीबग मतलब के कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं मतलब ये काशी एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीज़ें खुद डिस्कवर कर रहे हैं। सो दिस मेथड इज रूटेड इन ह्यूरिस्टिक टीचिंग एक्टिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दीज आर बेसिकली फॉर द मेजर इंटीग्रेटेड ऑफ मॉडर्न साइंसेज के अंदर आप जो है बच्चों को दे रहे हैं कि इसके ऊपर करके आ जाएं। इट डेमोन्स्ट्रेट द स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी, ऑफ कोर्स ये आप बच्चों की जो है प्रोफिशिएंसी इफ़िशिएंसी को इंक्रीज करता है, इनकरेज क्यूरियोसिटी करता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करता है, ठीक है। इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप कोडिंग सिस्टम, ठीक। तो बहुत सारी इंक्वायरी मेथड के जो हैं, एंड फाइनली स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर्स हो जाते हैं, डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ साइंस एंड रिक्वायर डिस्टिंक्ट कम्युनिकेशन फॉर एक्यूरेट शेयरिंग ऑफ मेथड्स एंड फाइंडिंग्स जो करके आएंगे। तो ये कंप्लीट इंक्वायरी मेथड, जैसे रिसर्च के अंदर हम इंक्वायर करते हैं, कोई चीज़ हम जाते हैं वो एक टूल के तहत जाके और एक्सप्लोर करके सारी चीज़ें, इंटरनेट पे जाते हैं, कोई किसी टॉपिक के बाद में हम डिस्कवर करते हैं, कोई चीज़ इंक्वायर कर रहे होते हैं वहाँ से, तो वो फाइनल फाइंडिंग्स लेके आएंगे, वो शेयर करेंगे हम आपके क्लास में स्टूडेंट्स के साथ और सारी चीज़ें। सो दैट मेथड इज कॉल्ड द